एपिसोड 291। भूत द्वीप पर रात हो चुकी थी और दक्ष अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह जाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन उस समय कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से वह वहां से जाने में असमर्थ था। वह जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करते हुए उसने देखा कि म्यू और रुआंग जियाए अभी भी बाहर शराब पी रहे थे। उनका जश्न चल रहा था। चूंकि दक्ष ठीक हो गया था, इसलिए म्यू ने रुआंग को जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया और उनका जश्न अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वे शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल रैंक ऑडियो बुक पर अपलोड होगी। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। वह अभी भी अपने टेलीप का उपयोग करके जा सकता था, लेकिन उसने नहीं सोचा कि जब वे दोनों महिलाएं घर में जाग रही थी तो मिंगू को पीछे छोड़ना सुरक्षित था। उस स्थिति में ये खतरनाक था। यह अलग बात थी कि म्यू उसे देखने के लिए आ सकती थी, लेकिन अगर वह रुआंग की वजह से किसी भी कारण से उसे बाहर बुलाती तो ये बहुत खतरनाक होता। वह ये जोखिम नहीं उठाना चाहता था। वह म्यू के जाने तक यहीं रहना चाहता था। दक्ष उठकर बैठ गया और मलिन का बैज निकाल लाया। चूंकि वह खाली था, इसलिए उसने इस समय का उपयोग उसके जाने के बाद तैयारी के लिए करने का फैसला किया। वह एक बार फिर 24वां मंजिल के गठन के बारे में सुनिश्चित होना चाहता था। उसने तय कर लिया था कि आज उसका लक्ष्य यही होगा। चूंकि 23वां मंजिल मंदिर के पुजारी की थी और 66वीं मंजिल मंदिर के मां की थी, इसलिए उसे जिन दो मंजिलों पर संदेह था वे 24वां मंजिल और 25वीं मंजिल थी। वह 24वां मंजिल से शुरुआत करना चाहता था। वहां से वापस आने में दिक्कत थी, लेकिन उसने तय किया था कि वापस आने के लिए वह किसी भी संरचना का यादृच्छिक अनुमान लगाएगा। वह जो भी संरचना चुनेगा वह उसे एक अलग मंजिल पर ले जाएगा और वह तब तक कोशिश कर सकता था जब तक वह उस मंजिल पर नहीं पहुंच जाता जहां वह नक्शे देख सकता था। जब तक वह किसी निचली मंजिल पर था तब तक सब ठीक था। जब तक वह मंजिल पर पहुंचता उसके पास अधिकार था, फिर वह इस मंजिल पर वापस जाने का रास्ता खोज सकता था। अगर वह निचली मंजिल पर नहीं था तो वह फिर से कोशिश कर सकता था। उनके अनुसार छाया परिवर्तन और भ्रम का नियम उनकी सफलता का प्राथमिक हथियार बनने जा रहा था। उनकी योजना घुसपैठ करने की नहीं बल्कि भूत की तरह छिपकर काम करने की थी। उन्हें यकीन था कि अगर वह सावधान रहे तो वह ऐसा कर सकते हैं। एक और घंटा बीत गया। ये वह समय था जब उत्सव आखिरकार समाप्त हो गया। रुवानिया खड़ी हुई और आंगन छोड़ने से पहले उसे अलविदा कहा। वह वापस उड़ने लगी। अब हॉल में केवल म्यूयून ही बचा था। म्यूयून उठ खड़ा हुआ। दक्ष अपनी दिव्य इंद्री का उपयोग करके उस पर नजर रख रहा था। जब उसने म्यूयून को अपने कमरे की ओर आते देखा, वह बिस्तर पर लेट गया और अपने शरीर को ढक लिया। उसने केवल अपना सोता हुआ चेहरा दिखाया। वह सोने का नाटक करने लगा। म्यूयून ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और कमरे के अंदर कदम रखा। वह चुपचाप कदमों से उसके करीब चली गई। वह उसके बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गई और उसका सामना दक्ष से हुआ। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से दक्ष के गालों को छुआ जो सोने का नाटक कर रहा था। आज मेरे जीवन का सबसे खुश का दिन है। आखिरकार तुम्हें उम्मीद मिल गई है। तुम्हें आखिरकार वह मिल गया जो तुम चाहती थी। कृपया अपनी यादें वापस पालो ताकि तुम अपने ठीक होने और अपने सपनों के फिर से जीवित होने का आनंद ले सको, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना सिर आगे बढ़ाया और दक्ष के माथे को चूमा, फिर उठकर कमरे से बाहर निकल गई। वह दरवाजा धीरे से बंद करना नहीं भूली ताकि कोई आवाज ना हो। उसके कमरे से बाहर जाने के बाद दक्ष ने अपनी आंखें खोली और दरवाजे की ओर देखा। वह उठकर बैठ गया। बेचारी औरत, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका बेटा मर चुका है। मैं उसके लिए दुखी हुए बिना नहीं रह सकता। एक साधक का जीवन ऐसा ही होता है। जुन दक्ष के पास आए और दरवाजे की ओर देखते हुए बुदा आए। दुखी मत हो, यही तो जीवन है। लोग जीते हैं और लोग मरते हैं। कुछ जवान मरते हैं और कुछ बुढ़ापे में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसने अपना बेटा खो दिया, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। मृतक वापस जीवन में नहीं आते। मैंने ये पहले ही देख लिया था। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। शुरू में जुन ने बहुत सी कोढ़ागाड़े पत्नियों और माता पिता को उनके अंतिम संस्कार में रोते हुए देखा। ये पहली बार था जब मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को मारा था जो मेरे बदला लेने के लक्ष्य में नहीं था और मैं विकास से गुजरा एक साधक के रूप में। हम मारते हैं और हम मरते हैं, ये केवल दो विकल्प है। दक्ष ने कहा, इस कुत्ते बिल्ली की दुनिया में जीवन बहुत नाजुक है। हम अपने जीवन और अपने प्रियजनों के जीवन के बारे में पर्याप्त चिंता नहीं कर सकते। अगर हम दूसरों के जीवन के बारे में चिंता करना शुरू कर दे तो यह और भी अराजक हो जाएगा। मैं इस संबंध में डार्क सैक्रिफाइस से खुश हूँ, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। इसने एक संभावित कमजोरी को दूर कर दिया। जून ने उसकी ओर देखा और अपना सिर हिलाया। तारांकित के बीच में था, लेकिन ट्रूदाव संप्रदाय के पास कई जहाज थे और हर महीने कम से कम एक जहाज रवाना होता था। ऐसा ही एक जहाज कुछ ही मिनटों में रवाना होने वाला था। जहाज के टिकट वाले सभी लोग जहाज के अंदर थे। सभी की जांच भी पूरी हो चुकी थी। जहाज के कप्तान ने संकेत दिया और जहाज नए महाद्वीप की ओर बढ़ने लगा, जो सभी यात्रियों के लिए आशा और सपनों का महाद्वीप था। दो और लोग थे जो उस महाद्वीप पर जाना चाहते थे, जिसे इस महाद्वीप के लोगों के लिए सपनों की भूमि के रूप में जाना जाता था। वे भी नए महाद्वीप के लिए रवाना होने के लिए तैयार थे। हालांकि इन दोनों लोगों के पास टिकट नहीं थे। उन्होंने टिकट खरीदने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि वे जानते थे कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। इन दो लोगों को टिकट की जरूरत नहीं थी क्योंकि वे जहाज से यात्रा नहीं कर रहे थे। वे जा तो रहे थे, लेकिन एक ऐसे रास्ते से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये दोनों लोग एक खूबसूरत सफेद बादल में बैठे थे। बादल असली बादल जैसा लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि किसी के लिए बादल पर बैठना असंभव था। यह उड़ता हुआ बादल और भी खास था। इसकी गति भी बहुत तेज थी। बादल बिजली की गति से भी ज्यादा तेजी से उड़ रहा था। जैसे जैसे बादल खतरनाक समुद्र में आगे बढ़ता गया, जाहिर तौर पर उसे कई उड़ते
हुए समुद्री जानवर मिले जो बादल पर बैठे लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। ज़्यादातर जानवर वाकई भयंकर और शक्तिशाली थे, लेकिन वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे। जैसे ही जानवर बादल के पास पहुंचे वे नष्ट हो गए। सभी जानवरों के लिए यही स्थिति थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जानवर कितना शक्तिशाली था। जैसे ही वह बादल के पास आया वह मर गया। बादलों पर दो लोग बैठे थे, वे दोनों बहुत युवा लग रहे थे। इन दोनों लोगों ने सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे जिन पर किसी संप्रदाय का प्रतीक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे दुष्ट साधक थे, लेकिन ये सच नहीं था। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसे दक्ष जानता था। वह व्यक्ति भी एक प्रमुख संप्रदाय में बहुत ऊंचे पद पर था। बादल पर मौजूद दो लोगों में से एक म्यूफेन था जिसने दक्ष के साथ दोस्ती कर ली थी। म्यूफेन सच्चे दाव संप्रदाय का एक शिष्य था जिससे दक्ष की मुलाकात पोर्ट सिटी में हुई थी। उसने दक्ष के साथ रेड जेड क्रिस्टल बेटिंग को लेकर एक प्रतियोगिता भी की थी। यहीं पर दक्ष ने जहाज के टिकट जीते थे। म्यूफेन भी म्यू कबीले से था जो पोर्ट सिटी से जुड़े मामलों को संभालता था। पोर्ट सिटी में उसका बहुत सम्मान था, वह वहां के राजकुमार की तरह था। बादल पर दूसरा व्यक्ति भी कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे दक्ष पहले भी मिल चुका था, लेकिन यह एक उचित मुलाकात नहीं थी। वो लड़का दक्ष के पास से तब गुजरा था जब दक्ष ने उसका अपहरण करने के बाद आयशा के संप्रदाय को छोड़ दिया था। वह लड़का भी वही व्यक्ति था जिसने दक्ष के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लड़के के कानों में एक हार था। हार का सिरा दिव्य स्वर्ग संप्रदाय का प्रतीक था जो संप्रदाय के नष्ट हो जाने के बाद से गायब था। उस समय से 20वां टोकन कभी नहीं मिला और इसका उपयोग दिव्य स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए नहीं किया गया। कम से कम लोगों का तो यही मानना था। उस लड़के के पास लंबे समय तक टोकन था। वह वही था जिसने सर्वोच्च संप्रदायों को पत्र भेजे थे जिसमें बताया गया था कि किसी ने दिव्य स्वर्ग संप्रदाय के बाहर उनके बुजुर्गों को मार डाला है। यहीं से दक्ष के कबीले की मुसीबतें शुरू हुई। म्यूफेन बादल पर बैठा हुआ था और उस लड़के को देख रहा था जो उससे भी छोटा लग रहा था। उसने देखा कि लड़का उसके गले में पहने हार को देख रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये हार अनोखा है। अपने सवाल को अपने तक सीमित रखने के बजाय उसने लड़के से इसके बारे में पूछने का फैसला किया। गुरुजी, आप उस टोकन को इतनी बार क्यों देखते हैं? क्या इसमें कुछ खास है? म्यूफेन ने हार की ओर देखते हुए लड़के से पूछा। कुछ खास? मुझे लगता है कि आप इसे कुछ खास कह सकते हैं, लड़के ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर उदासी के भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ऐसी यादें फिर से जी रहा हो जो सुखद नहीं थी। यह ऐसी चीज है जो समय आने पर दुनिया की नियति तय करेगी। ब्रह्मांड का संतुलन इसी पर टिका होगा। लड़के ने आगे कहा, कुछ मायनों में यह आपसे या मुझसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सच में सिर्फ यही टोकन क्यों? क्या बाकी 19 टोकन एक जैसे नहीं है? म्यूफेन ने पूछा। उसे पता था कि यह पहले से ही 20वां टोकन था। जब उसने पहली बार हार देखा था तो उसे एहसास हुआ कि यह दिव्य स्वर्ग संप्रदाय की प्रशंसा का प्रतीक था, क्योंकि उसने पहले सच्चे दाव संप्रदाय में 20 में से एक देखा था। जब उसने लड़के से पूछा तो उसे जवाब मिला कि यह 20वां टोकन था। तुम इसे नहीं समझ पाओगे, अभी तुम्हारे लिए यह बहुत जल्दी है। लड़के ने कहा, मैंने तुम्हें जो काम दिया है उस पर ध्यान दो, भविष्य में तुम्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। लड़के ने चेहरे पर उदासी लिए एक निश्चित दिशा में देखा, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे वह खुश नहीं है। वह खंडहर फिर से उस जगह पर दिखाई देने वाला है। ये चीज बस जगहों पर दिखाई देना बंद कर देनी चाहिए। काश मैं उसमें हस्तक्षेप कर पाता ताकि कोई भी खंडहर के पास ना जा सके, लेकिन मैं उस खंडहर से जुड़ी किसी भी चीज में हस्तक्षेप कर सकता हूँ। अंदर जो कुछ भी है वह निश्चित रूप से ऐसा कुछ है जिसे मैं समझ नहीं सकता। जब मैं खंडहर के अंदर देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं बस इतना देख सकता हूँ कि अगर मैं इसमें हस्तक्षेप करता हूँ तो मैं मर जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी मरना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सी चीजें करनी है। मुझे बस खुद को इस मामले से दूर रखना होगा। लड़के ने भूप द्वीप की दिशा में देखते हुए सोचा, मुझे उम्मीद है कि यह बेवकूफ इस बार भी प्रवेश करने में विफल रहेंगे। अगर वे सफल हो गए तो दुनिया बदल सकती है। मुझे नहीं पता कि यह अच्छा होगा या बुरा, लेकिन संतुलन टूट जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, बस देखता रहूंगा। मैं पहले से ही दक्ष के मामलों में शामिल होकर एक बड़ा जोखिम उठा रहा हूं। अगर कोई और बात खेल में आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लड़के ने सोचा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा मास्टर, म्यूफेन ने लड़के से कहा। जब उसने उसकी ओर देखा, अच्छा लड़का, लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लड़का अपने गंतव्य की ओर देखते हुए बुदबुदाया, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। पुराने दोस्त रानकन तरानकन तरानकन तरानकन। उनसे बहुत दूर रेगिस्तान की भूमि में एक आदमी पहने हुए था। उस आदमी ने एक टूटा हुआ मुखौटा पहना हुआ था जो उसके चेहरे के केवल आधे हिस्से को ढक रहा था। यह वही व्यक्ति था जिसने मिंगू को भाग्य क्रिस्टल दिया था जो उसे उसके भाग्य तक ले गया। उस आदमी ने अचानक समुद्र की ओर देखा, लेकिन उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसके पीछे एक युवक चल रहा था। तारांकित सभ्यता के खंडहरों के अलावा कुछ भी नहीं था। हर जगह मलबे और पत्थर के साथ साथ कई अन्य चीजें थी जो दर्शाती थी कि यह जगह कभी जीवन से भरी हुई थी, लेकिन अब इसमें केवल खालीपन की गंध थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये जगह लंबे समय से शांत थी, लेकिन यह वह समय था जब चीजें बदलने लगी थी। मिस्टिक दायरे में मूल ऊर्जा अचानक बढ़ रही थी। उजाड़ लगने वाली भूमि आखिरकार बदलने लगी थी। बंजर जमीन से पौधे उगने लगे थे और मिस्टिक दायरे के अंदर की गर्म हवा ठंडी होने लगी थी। यह एक नए चक्र की शुरुआत थी। यह घटना हर 1000 साल में होती थी। जब भी प्राचीन खंडहर रहस्यवादी क्षेत्र में प्रकट होने वाला होता था, यह एक संकेत था, एक संकेत की 2 महीने में प्राचीन खंडहर रहस्यवादी क्षेत्र में दिखाई देगा। यह वह संकेत था जिसे देखने के लिए भूत मंदिर के लोग बेसब्र से इंतजार कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने मिस्टिक दायरे के अंदर एक एल्ट को नियुक्त किया था। उसे मिस्टिक दायरे में होने वाले हर बदलाव के बारे में उन्हें सूचित करना था। भूत मंदिर का बुजुर्ग रहस्यमय क्षेत्र के अंदर बैठा था। वह आराम कर रहा था। जब उसने हवा में ये बदलाव देखा, वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और अपने आसपास का माहौल देखने लगा। कुछ देर बाद उसके
चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार यह हो रहा है, मैं इस उजाड़ भूमि को छोड़ सकता हूं, उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा। वह तुरंत रहस्य क्षेत्र से बाहर निकल गया और अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करने चला गया। वह तुरंत मंदिर के पुजारी के पास गया और उसे इस परिवर्तन के बारे में बताया। मंदिर के पुजारी ने अन्य मंदिर पुजारियों को इसकी सूचना दी। मंदिर के सभी पुजारी बहुत उत्साहित थे, वे अपना स्थान छोड़कर चले गए। तारांकित के पुजारी तुरंत मंदिर के स्वामी के पास गए और उन्हें इस घटना की जानकारी दी। मंदिर के पुजारी जब उनके कमरे में पहुंचे तो मंदिर के स्वामी अपने सिंहासन पर बैठे थे। क्या ये शुरू हो गया है? मंदिर के पुजारी के बोलने से पहले ही मंदिर के स्वामी ने पूछा। हाँ, क्षेत्र में परिवर्तन शुरू हो गया है। 2 महीने बाद वह समय आएगा, वह स्थान अंततः एक बार फिर प्रकट होगा और हम उसमें प्रवेश कर सकेंगे। मंदिर के एक पुजारी ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, पिछली बार हम प्राचीन कालकोठरी के द्वार तक पहुंचने में कामयाब रहे थे, दुर्भाग्य से हम अंदर नहीं जा पाए। इस बार सुनिश्चित करें कि हम अंदर पहुंचे और अंदर क्या है उसे पाएं। मंदिर के स्वामी ने बड़ों की ओर देखते हुए कहा, एक अलग बात यह है कि क्या आपने अभी भी उन शब्दों का अनुवाद पूरा नहीं किया है जो पिछली पीढ़ी ने कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर पाए थे? मंदिर के स्वामी ने कुछ सोचते हुए पूछा, यही वह बात है जिसके बारे में हम आपको बताने आए हैं। हमें विश्वास है कि हमने ये कर दिखाया है। हमारे पास आखिरकार उन शब्दों का एक मोटा मोटा अनुवाद है। मंदिर के पुजारी ने जवाब दिया, ये तुमने किया? मंदिर स्वामी ने से पूछा। हाँ, मंदिर के पुजारी ने उत्तर दिया। अच्छा, मुझे बताओ कि इन शब्दों का क्या मतलब है? मंदिर के स्वामी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जिसने प्राकृतिक व्यवस्था को नष्ट कर दिया, अपूर्णता का निर्माता, एक पाप जो 1000 मौतों के बराबर है लेकिन असंभव है, प्राचीन जो दुनिया को बेहतर बनाने वाला था लेकिन जिसने इसे बर्बाद कर दिया, 1000 मौतें जीने के लिए नियत कानून की नदी स्वर्ग के पापों को मिटाती है। जब दो मिलते हैं तो दुनिया बदल जाती है, नियति बिखर जाती है और मृत्यु आती है। नियम गलत है, जागृति असंभव है, मृत्यु आसन है। मंदिर के पुजारी ने कहा, यह अनुवाद था? क्या आपको यकीन है कि यह सही अनुवाद था? कुछ पंक्तियां तो समझ में ही नहीं आती। मंदिर के स्वामी ने चेहरे पर शिकन लाते हुए कहा, हम समझते हैं कि इनमें से कुछ बातें समझ में नहीं आती, लेकिन हमने शब्दों में कोई बदलाव नहीं किया और अपने ज्ञान और अपने पूर्वजों के काम का इस्तेमाल करते हुए जितना संभव था उतना बेहतर अनुवाद किया। हमने उस व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई चीजों का भी इस्तेमाल किया। हमें विश्वास है कि 90% से ज्यादा अनुवाद सही होगा। मंदिर के पुजारी ने कहा, मैंने सोचा था कि यह शब्द हमें इस बारे में कुछ संकेत देंगे कि अंदर कैसे जाना है या अंदर क्या क्या सामान होगा, लेकिन ये कुछ निरर्थक उद्धरण की तरह लग रहे हैं। जो भी हो, अनुवाद में अच्छा काम किया है। मंदिर के बलिदान पर ध्यान दें, अन्वेषण के समय से पहले इसे समाप्त कर लेना चाहिए, सब कुछ समय पर किया जाना चाहिए, मंदिर के मास्टर ने कहा। मंदिर के पुजारियों ने अपना सिर हिलाया और फिर वापस मुड़कर हॉल से बाहर चले गए। केवल मंदिर स्वामी ही हॉल में अकेले सन्नाटे में रह गए थे। शब्दों में एक अशुभ भावना है, लेकिन मुझे यकीन है कि अंदर एक दुनिया बदलने वाला खजाना होगा। लोगों को प्रवेश करने से रोकने के लिए इतने सारे प्रतिबंध और संरचनाएं होने के लिए कोई और स्पष्टीकरण नहीं है। मुझे किसी भी कीमत पर यह चीज हासिल करनी है। अगर यह वास्तव में उतना ही अद्भुत है जितना मैं सोचता हूं तो मैं वह कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूं। ये छोटी सी दुनिया बहुत छोटी है। मंदिर के मास्टर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, ताराकन 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 ताराकन। दक्ष अपने बिस्तर पर बैठा था, वह देख सकता था कि म्यूयून उसके कमरे में आ गई है। वह अब अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। दक्ष ने मिंग्यू को नकली दुनिया से बाहर निकाला और उसे शरारत का मुखौटा दिया। आंगन के बाहर लिपोड होने से पहले उसने उसे एक बार चूमा। उसने अपनी आत्मिक तलवार निकाली और एक निश्चित दिशा में उड़ना शुरू कर दिया। हालांकि इस मंजिल पर कोई नहीं था, फिर भी दक्ष सावधान रहा क्योंकि वह ऊपर की ओर उड़ रहा था। कुछ देर उड़ने के बाद जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसने अपने सामने एक टेलीपोर्टेशन संरचना देखी। उसने जो नक्शा देखा था उसके अनुसार यह वह संरचना थी जो किसी व्यक्ति को 6वीं मंजिल तक ले जाने वाली थी। उसने अपनी तलवार नीचे की और गठन के ठीक सामने जमीन पर उतरा। उसने तलवार को वापस अपने भंडार में रख दिया और गठन के अंदर कदम रखा और गठन के चमकने का इंतजार करने लगा। वह कुछ मिनट तक संरचना के अंदर रहे लेकिन उसमें चमक नहीं आई। क्या हो रहा है? दक्ष ने भौंसी को ली क्योंकि उसने देखा कि संरचना सक्रिय नहीं हो रही थी। वह जमीन पर बैठ गया और ध्यानपूर्वक उस संरचना का निरीक्षण करने लगा। यह निष्क्रिय नहीं हुआ है, फिर समस्या क्या है? मैं ऊपर क्यों नहीं जा सकता? दक्ष ने संरचना को देखते हुए भौंसिकड़ी, क्या ऐसा हो सकता है कि इसे किसी विशेष विधि की आवश्यकता है? क्योंकि यह सुरक्षित मंजिल पर नहीं है, यहाँ कोई गार्ड नहीं है, इसलिए ऐसा ही होना चाहिए। एक बच्चे के रूप में मैं भी यहाँ रहता हूँ, कई अन्य बुजुर्गों के भी बच्चे होंगे। बुजुर्गों के पास उच्च मंजिलों पर जाने के लिए संरचनाओं का उपयोग करने के लिए एक अलग विधि होनी चाहिए। दक्ष एक निष्कर्ष पर पहुंचा जब उसने संरचना को ध्यान से देखा। क्या मुझे निचली मंजिलों से जाने की कोशिश करनी चाहिए? चूंकि निचली मंजिलों पर सभी ऊंची संरचना में सुरक्षा होती है, इसलिए उनके लिए किसी विशेष चीज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, दक्ष ने सोचा और उसने भौंसी को ली। वह संरचना से बाहर निकल गया। चूंकि यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह एक लंबा रास्ता तय करना चाहता था। यहाँ इंतजार करना लंबे रास्ते से जाने से भी बदतर था। उसे विश्वास था कि अगर उसका अंदाजा सही रहा तो वह निचली मंजिल से 24वीं मंजिल तक जरूर पहुंच जाएगा। दक्ष ने अपनी तलवार पर पैर रखा और उड़ना शुरू कर दिया। तलवार उस संरचना की ओर उड़ी जो 12वीं मंजिल तक ले जाने वाली थी। वह 12वीं मंजिल पर जाना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि यह सबसे ऊंची मंजिल थी जिसका नक्शा वह अपने शिष्य बैच का उपयोग करके देख सकता था। इसलिए उसके लिए 12वीं मंजिल पर 24वीं मंजिल का निर्माण ढूंढना आसान था। वह टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर चला गया। इस बार फॉर्मेशन
फॉर्मेशन चमकने लगा और वह 12वीं मंजिल पर टेलीप हो गया। क्या बात है, मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी संरचना को चमकते हुए देखा है। 21वीं मंजिल की ओर जाने वाली संरचना के पास खड़े एक गार्ड ने संरचना की ओर देखते हुए बोहे सिकोड़ना, तुम्हें भ्रम हो रहा है क्या? तुम सोए नहीं, अंदर कोई नहीं है, फॉर्मेशन हवा से सक्रिय नहीं होते। हे क्या आप कल रात अपनी पत्नी के साथ व्यस्त थे? अन्य शूर उस शूरवीर पर हंसने लगे जिसने संरचना के चमकने की बात कही थी। शूरवीर भी भ्रमित होने लगा क्योंकि उसे लगा कि शायद यह एक भ्रम था। दक्ष अभी भी संरचना में खड़ा था लेकिन उसने अपना छाया परिवर्तन सक्रिय कर दिया था, इसलिए कोई भी उसे नहीं देख पा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वह वहां से चला गया और धीमे कदमों से उनसे दूर जाने लगा। जब वह बहुत दूर पहुंच गया तो उसने अपनी आत्मा की तलवार निकाल और उड़ने लगा। उन्होंने 12वीं मंजिल का नक्शा भी देखा और 24वीं मंजिल का स्वरूप भी पता कर लिया। वह सीधे उस दिशा में उड़ गया लेकिन अधिक सावधान रहा क्योंकि यह जगह 21वीं मंजिल की तरह खाली नहीं थी। इस मंजिल पर बहुत से गार्ड थे। काफी देर तक उड़ान भरने के बाद दक्ष 12वीं मंजिल के सबसे दक्षिणी छोर पर पहुंच गया। हालांकि इस मंजिल पर ज्यादा लोग थे, फिर भी दक्ष बिना किसी परेशानी के 24 मंजिल के गठन के पास पहुंचने में कामयाब रहा। समस्या ये थी कि यह जगह पूरी तरह से गार्डों से घिरी हुई थी। 21वीं मंजिल के गठन के विपरीत इस गठन में अधिक गार्ड थे। 21वीं मंजिल के गठन में गार्ड थे लेकिन उनके बीच एक गैप था जिससे दक्ष के लिए गठन के अंदर से उनके पास से गुजरना आसान हो गया। लेकिन ये जगह कुछ अलग थी, पहरेदार एक दूसरे से सटे हुए थे। दक्ष के लिए उनके पीछे से निकलकर संरचना में जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह उड़ भी नहीं सकता था क्योंकि उसे उड़ने के लिए आत्मा की तलवार या अपने स्वर्गीय दानव पंखों का उपयोग करना होगा, लेकिन दोनों ही उसके विपरीत ध्यान आकर्षित करेंगे। दक्ष 2 कदम पीछे हट गया और कूदने के लिए तैयार हो गया। उसने उनके सिर के ऊपर से संरचना में कूदने और उनके घेरे के अंदर उतरने का फैसला किया था। कूदते समय उसने अपने दानव सम्राट शरीर का पूरा उपयोग करना शुरू कर दिया। दक्ष ने बहुत ऊंची छलांग लगाई। वह उनके सिर के ठीक ऊपर से गया और फॉर्मेशन पर उतरा। जैसे ही वह उतरा फॉर्मेशन चमकने लगा और वह टेलीप हो गया। गार्डों ने दक्ष के उतरने की आवाज सुनी लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो वहां कुछ भी नहीं था। तारांकित थी और जो उसने देखा उससे इस था जबकि उसने अब तक जितनी भी मंजिलें देखी थी वे सभी रोशनी से भरी हुई थी। यह मंजिल पूरी तरह से अंधेरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। यह एक परित्यक्त मंजिल की तरह लग रहा था क्योंकि इसमें मौत की बदबू आ रही थी। इस संरचना के बाहर कोई भी नहीं था। वह समूह से बाहर निकलकर चारों ओर देखने लगा। यद्यपि चारों ओर अंधेरा था फिर भी वह सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पा रहा था क्योंकि उसके पास अंधेरे का नियम था। अंधेरा उसका साथ ही था। वह अंधेरे में प्रकाश की अपेक्षा अधिक सहज था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अपने आराम क्षेत्र में है। उसने अभी तक अपनी आत्मिक तलवार नहीं निकाली और बस इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ गया। जहां तक उसकी नजर जाती थी फर्श खाली दिखाई देता था। हर जगह टूटी हुई इमारतें और मलबा फैला हुआ था। जमीन भी कई जगहों पर खून से सनी हुई थी। दक्ष ने ये सब देखकर बहुत सीढ़ी ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ बड़ा हुआ हो। उसे जो भी सुराग दिख रहे थे वे अतीत में यहाँ हुए नरसंहार के संकेत लग रहे थे। वह पास की एक इमारत के मलबे में घुसा और वहाँ कुछ देखा। यह एक फोटो फ्रेम जैसा लग रहा था। इसके ऊपर का कांच टूटा हुआ था और उस पर खून लगा हुआ था, लेकिन वह देख सकता था कि तस्वीर में 2 लोग थे। वहाँ एक आदमी था जो दक्ष के पिता जैसा ही था लेकिन थोड़ा अलग था। क्या यह उसके पिता हो सकते हैं, मेरे असली दादा या कोई पूर्वज? दक्ष को आश्चर्य हुआ कि क्या तस्वीर में दिख रहा आदमी उसके पिता का पिता था। यह स्पष्ट था कि उसके पिता को अपनी कुछ श्लेषा की, लेकिन वह छवि में समा गया था। वह जानता था कि महिला की छवि देखना असंभव था। उसने फ्रेम को अपने भंडारण रिंग में रख दिया और चारों ओर देखने लगा। उन्हें और भी कई चीजें मिली लेकिन वे सभी बेतरतीब थी, जैसे एक बच्चे का टूटा हुआ खिलौना, खून से सनी हुई पोशाक, एक आदमी के जूते और भी बहुत कुछ। कुछ भी महत्वपूर्ण ना पाकर वह वहां से चला गया और आगे चलने लगा। वह चाहे जितनी भी दूर चला जाए उसे सिर्फ तबाही ही नजर आती है। पूरी मंजिल ऐसी ही थी। उसे कोई भी इमारत बरकरार नहीं दिख रही थी। कुछ और समय के बाद उसे आखिरकार एक इमारत दिखी जो अभी भी बरकरार थी। दक्ष उस इमारत की ओर चला गया। इमारत में सिर्फ 2 मंजिलें थी। दुर्भाग्य से वहां कोई खिड़कियां नहीं थी। अगर खिड़कियां होती तो दक्ष आसानी से अंदर जा सकता था। इमारत में केवल एक ही दरवाजा था और वह पत्थर का बना हुआ लग रहा था। दक्ष ने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करने की कोशिश की लेकिन वह भी इमारत के अंदर नहीं देख सका। अंदर जरूर कुछ है। क्या मुझे दरवाजा तोड़ देना चाहिए? दक्ष ने पत्थर के दरवाजे की ओर देखते हुए सोचा। दक्ष ने दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके एक बार फिर अपने आसपास के वातावरण को स्कैन किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आसपास कोई नहीं है। वह नहीं चाहता था कि कम सावधान रहने पर पकड़ा जाए। वह पत्थर के दरवाजे के करीब गया और संरचना को समझने के लिए पत्थर के दरवाजे पर अपना हाथ रखा। वह देखना चाहता था कि क्या पत्थर के दरवाजे को तोड़ना संभव है या ये पत्थर के दरवाजे जैसा कुछ और है। यह एक सामान्य पत्थर के दरवाजे जैसा लगता है, फिर मेरी दिव्य इंद्री इसके अंदर क्यों नहीं देख पा रही है? दक्ष ने भों सिकोड़ना चाहिए। अगर इस जगह के अंदर भूत मंदिर से कोई व्यक्ति आ गया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ये पूरी मंजिल परित्यक्त लगती है इसलिए यहाँ किसी के रहने की संभावना बहुत कम है। लेकिन फिर भी दक्ष ने दरवाजे को देखते हुए भों सिकोड़ ली। जो भी हो मैं ये करूंगा। मैं यहाँ हर जगह तलाशी लेने आया हूँ। सबसे संदिग्ध जगह देखने के बाद मैं वापस नहीं जा सकता। ये बुरा होगा अगर यह असली जेल हो जहाँ उन्होंने उसे रखा था। दक्ष ने वह 5 कदम पीछे हटा और अपनी राजा की तलवार को अपनी भंडारण अंगूठी से बाहर निकाला। दक्ष ने काफी समय बाद तलवार थामी। उसे तलवार हाथ में थामकर अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो तलवार उसकी साथी हो, लेकिन ये भावना उतनी तनावपूर्ण नहीं थी जितनी मुयो उनके आंगन में रहस्यमय चाकू थामने पर उसे महसूस हुई थी। उसे अभी भी आश्चर्य हो रहा था कि आखिर यह सब क्या था। ऐसा लग रहा था मानो वह उसके खून को पुकार रहा हो, उसे बेचैन कर रहा हो। उसने पहले ही तय कर लिया था कि जब जाने का समय आएगा तो वह उस चाकू को चुराने की कोशिश करेगा। चूंकि वह चाकू ले जा रहा था इसलिए वह पीछे कुछ पत्र भी छोड़ जाएगा। पत्र में बस इतना ही लिखा होगा कि उसका
बेटा एक साहसिक यात्रा पर जा रहा है। चूंकि वह मयन से कुछ कीमती चीज ले जा रहा था, इसलिए वह उसे उम्मीद के साथ छोड़ना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि उसका बेटा मर चुका है। ये बहुत अजीब है। जन डार्क सैक्रिफाइस का उपयोग करने के बाद से मुझे उन लोगों के लिए सारी सहानुभूति खो देनी चाहिए थी जो मुझसे संबंधित नहीं थे और जो मेरे करीब नहीं थे। ऐसा क्यों है कि मैं अभी भी म्यू यून के लिए सहानुभूति और मलिन के लिए गुस्सा महसूस करता हूँ? दक्ष ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए जून से पूछा। जून दक्ष के पास आए और चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ उसे उत्तर दिया, मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक संभावना है कि वे आपसे संबंधित हो सकते हैं। यही एकमात्र स्पष्टीकरण लगता है। चूंकि आपके पिता की मां संभवतः यहां से थी, इसलिए शायद वह म्यू यून से संबंधित थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डार्क सैक्रिफाइस एक जटिल चीज है। मैंने आपको जो बताया और जो आपने समझा वह केवल सरलीकरण रूप था, क्योंकि आपने केवल एक कानून बीज बनाया है। जब आपका कानून बीज बड़ा होगा तो आप और अधिक समझ जाएंगे। उसने कहा, जो भी हो मैं बाद में निश्चित रूप से इसके अंत तक पहुंच। दक्ष ने जवाब दिया और फिर अपना ध्यान पत्थर के दरवाजे पर केंद्रित किया। वह दरवाजे पर हमला करने के लिए तैयार होते हुए तलवार की मुद्रा में आ गया। संत तलवार के साथ रूप 5वां रूप अराजकता। दक्ष ने अपनी तलवार घुमाते हुए कहा। जैसे ही उसकी तलवार चली, उसकी तलवार दर से प्रकाश की एक गहरी लाल चाप निकली और पत्थर के दरवाजे की ओर उड़ गई। यह हमला अराजक ऊर्जा से भरा हुआ था, जिससे गुजरते समय आसपास की हवा स्थिर हो गई। हमले की ताकत के कारण जमीन पर पड़ा मलबा उड़ गया। हमला आगे भी जारी रहा, जिससे जमीन पर गहरी दरारें पड़ गई। जल्द ही हमला इमारत के पत्थर के दरवाजे पर हुआ। दरवाजे पर हमला होने से धूल हर जगह उड़ गई, जिससे दक्ष के लिए देखना मुश्किल हो गया कि दरवाजे के साथ क्या हुआ। धूल का बादल कुछ हद तक शांत होने के बाद दक्ष प्रवेश द्वार को देखने में सक्षम हो गया। उसने जो देखा उससे उसकी बहुत तन गई। पत्थर का दरवाजा अभी भी टूटा नहीं था, वह अभी भी बरकरार था, लेकिन अब पत्थर के दरवाजे पर आधा मीटर गहरी दरार थी। ये दरवाजा कितना मोटा है? हमला आधा मीटर गहरा करने के बाद भी यह खत्म नहीं हुआ। दक्ष ने भौंसक ओढ़ हुए कहा, मैं इसे एक कदम और ऊपर ले जाऊंगा। मुझे बस उम्मीद है कि मजबूत लोगों का उपयोग करने के बाद अंदर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दक्ष ने बड़बड़ाया। उसने अपना सिर हिलाया और पुनः आक्रमण के लिए तैयार हो गया। वह एक बार फिर तलवार की मुद्रा में आ गया और अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमा लिया तथा अपनी पीठ सीधी कर ली। संत तलवार का छठा रूप कहर, दक्ष ने धीरे से कहा और अपनी अधिकांश क्यूई को अपने हाथ में तलवार की ओर निर्देशित किया। उसने अपनी तलवार घुमाई, अपनी पूरी ताकत लगाई। उसकी भुजाओं में जमा ज्यादातर क्यूई तलवार से होकर गुजरी और उसकी तलवार से निकलने वाली रोशनी के अंधेरे चाप को मजबूत किया। ये हमला पिछले हमले की तरह अराजक नहीं था। वास्तव में यह कोई खतरनाक हमला भी नहीं लग रहा था। प्रकाश की काली किरण चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। हमले के चलते आसपास के वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि पिछला हमला एक गुस्सैल सांड जैसा लग रहा था, यह हमला एक खामोश तेंदुए जैसा लग रहा था। ये तेज था लेकिन पूरी तरह से खामोशी से चल रहा था, बिल्कुल एक शिकारी की तरह। हालांकि ऐसा लगा कि हमले को दरवाजे तक पहुंचने में काफी समय लगा, लेकिन वास्तव में इसमें बस एक पल का समय लगा। हमला दरवाजे पर आकर गिरा। जैसे ही हमला दरवाजे पर हुआ, दक्ष ने जोरदार धमाका सुना। ऐसा लगा जैसे खामोश तेंदुआ अचानक एक खूंखार शेर में बदल गया हो और उसने सब कुछ नष्ट कर दिया हो। प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि दक्ष को भी एक कदम पीछे हटना पड़ा। अंततः उसने देखा कि दरवाजा टूटा हुआ था। विस्फोट के कारण इमारत के अंदर धूल का गुबार भर गया था, लेकिन कम से कम दक्ष के पास अब अंदर जाने का रास्ता था। हालांकि वह आंख मूंद कर अंदर नहीं गया कि दरवाजा टूटा हुआ था, इसलिए उसे लगा कि उसकी दिव्य इंद्री के लिए अंदर झांकने का रास्ता जरूर है। उसने अपनी दिव्य इंद्री का प्रयोग करना शुरू किया और यह कारगर साबित हुआ। वह इस जगह के अंदर और अंदर की हर चीज को देख पा रहा था। दुर्भाग्य से उसे जो कुछ भी दिखाई दिया वह उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके हाव भाव बदल गए। वे कमीने, वे वास्तव में, उसने अविश्वास के भाव से कहा और अपनी मुट्ठी भींच ली। जैसे ही दरवाजा खुला, दक्ष इमारत के अंदर देखने में सक्षम हो गया और उसने जो देखा उससे वह दंग रह गया। इमारत लाशों से भरी हुई थी। इमारत के अंदर हजारों शव पड़े थे, लेकिन इससे उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन हजारों शवों में से एक शव ने उसे चौंका दिया। ये वह शव था जिसने किसी तरह उसे अंदर तक हिला दिया था। वह इमारतों की ओर चलने लगा और अंदर चला गया। इमारत मौत की बदबू से भरी हुई थी। दक्ष को नहीं पता था कि यह सभी लोग कब से मरे हुए थे, लेकिन शव ऐसी हालत में थे कि ऐसा लग रहा था कि वे बहुत पहले नहीं मरे थे। लेकिन दक्ष देख सकता था कि यह सच नहीं था। इस इमारत में कुछ ऐसा था जो शवों को सड़ने से रोकता था। दक्ष ने अधिकांश शवों को नजरअंदाज कर दिया और एक शव की ओर चला गया। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिल में उदासी छा गई है, जैसे उसने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खो दिया हो। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति से नहीं मिला था, लेकिन उसका दुख किसी ऐसे व्यक्ति को खोने जैसा था जिसे वह जीवन भर से जानता था। वह शव के सामने रुक गया और उदास आंखों से नीचे देखने लगा। यह एक महिला का शव था। उसने उस महिला को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने जो ड्रेस पहनी थी उसे पहचान लिया। यह एक ऐसी ड्रेस थी जिसे उसने पहले भी देखा था। फोटो फ्रेम में जो मां उसे मिली थी उसकी छवि भी वैसी ही थी। उसे ये भी लगा कि महिला का चेहरा उसके पिता के चेहरे से कुछ हद तक मिलता जुलता है, ठीक वैसे ही जैसे चित्र में दिख रहे आदमी का चेहरा उसके पिता के चेहरे से मिलता जुलता है। उससे पहले संदेह था कि चित्र में दिख रहे लोग शायद उसके पिता से संबंधित है, लेकिन चूंकि वह डार्क सैक्रिफाइस के प्रभाव में होने के बावजूद दुख को महसूस करने में सक्षम था, इसलिए यह बात लगभग पुख्ता हो गई कि यह महिला उससे संबंधित थी। उनके अनुसार उनका रिश्ता भी कमजोर नहीं था। ऐसा नहीं लगता था कि उनका रक्त संबंध पतला था, बल्कि सीधा रक्त संबंध था। उनका मानना था कि वह महिला संभवतः उनके दादा दादी की करीबी रिश्तेदार थी। वह जानता था कि उसकी असली दादी की मृत्यु दक्ष से पहले हो गई थी, जब उसने
उसे अपना बच्चा सुरक्षा के लिए दिया था। जहाँ तक उसके असली दादा का सवाल है तो उसे लगता था कि उसके असली दादा भी शायद इसी संप्रदाय से थे। मैं तुम्हें नहीं जानता था, लेकिन मुझे खेद है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैं बाद में तुम्हें दफना दूंगा, दक्ष ने कहा और उस महिला के शरीर को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर भेज दिया। वह उस महिला को नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि भविष्य में उसे खरीदने से उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा। उसने आसपास पड़े अन्य शवों को देखा और ये देखने की कोशिश की कि क्या यहाँ कोई सुराग है कि क्या हुआ था, लेकिन कुछ ना मिलने पर वह वहां से चला गया। वह इमारत से बाहर निकल गया और शवों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया। चूंकि दरवाजा टूटा हुआ था इसलिए उसे यकीन था कि अगर वे यहाँ आए तो किसी को पता चल जाएगा, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में उसे चिंता करने की जरूरत थी। वह पहले पूरी मंजिल की जांच करना चाहता था, साथ ही अगर मंजिल इस तरह बंद थी तो यहाँ किसी के आने की संभावना लगभग न के बराबर थी। दक्ष आगे बढ़ता रहा, कुछ भी खोजने की कोशिश करता रहा। उसने जल्द ही अपनी गति बढ़ाने के लिए अपनी आत्मा की तलवार पर कदम रखा। जल्द ही उसने पूरी मंजिल को खंगालना समाप्त कर दिया। मंजिल पूरी तरह से खाली थी, उसे यहाँ कोई जीवित व्यक्ति नहीं मिला। उसे एक इमारत को छोड़कर जो शवों से भरी हुई थी, यहाँ इमारतें बरकरार थी। ऐसा लग रहा था मानो ये पूरी मंजिल पूरी तरह से तबाह हो गई थी और जिसने भी ऐसा किया उसने केवल एक इमारत छोड़ी जिसमें उन हजारों लोगों के शव रखे गए थे जो शायद विनाश से पहले यहाँ रहते थे। वह कारण समझना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह संप्रदाय वैसा कुछ भी नहीं था जैसा उसने पहले कभी देखा था। भले ही उसे म्यू के बारे में अच्छी धारणा थी, फिर भी यह सांप्रदायिक गड़बड़ था। संप्रदाय एक ऐसी जगह थी जहाँ हर दिन लोग मरते थे और एल्डर्स उन्हें अनदेखा करते थे। एक पूरी मंजिल का सफाया होना असामान्य नहीं था, यह अजीब था, लेकिन इस तरह के संप्रदाय के लिए ये समझ में आता था। भूत मंदिर शायद वह था जिसने 24वीं मंजिल के लोगों को किसी बात के लिए दंडित किया था। शायद दादी संप्रदाय से भाग गई थी क्योंकि मंजिल पर हमला हुआ था। उन्होंने उसका पीछा किया और कुछ समय बाद उन्होंने उसे पा लिया। उसने उन्हें मार डाला, लेकिन वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई मरने से पहले उसने अपने बच्चे को तेज प्रताप को सुरक्षा के लिए दे दिया। बच्चा बड़ा हो गया ये सोचकर कि वह तेज प्रताप का बेटा है। उसने शादी कर ली और फिर संप्रदाय को उसके बारे में पता चला और उसका अपहरण कर लिया। दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ बड़बड़ाया, या ये भी संभव हो सकता है कि टेम्पल को किसी काम के लिए उसके बच्चे की जरूरत थी और वह भाग गई। अपने गुस्से में टेम्पल ने उसके परिवार और इस मंजिल के लोगों को सजा दी। यह पूरी बात बहुत बड़ी गड़बड़ है, केवल मंदिर के पुजारी या मंदिर के बुजुर्ग ही इसके बारे में जान सकते हैं। उसने सिर हिलाते हुए कहा। चूंकि उसने पूरी मंजिल खोज ली थी और उसे कुछ नहीं मिला था, इसलिए अब उसके पास दो विकल्प थे। सुबह होने में लगभग 4 घंटे बाकी थे। उसके पास इस मंजिल का नक्शा नहीं था, लेकिन उसने पाया था कि वह उस संरचना का उपयोग करके 12वीं मंजिल पर वापस जा सकता है जो उसे यहाँ लेकर आई थी। लेकिन उसके सामने सवाल यह था कि उसे वापस जाना चाहिए या नहीं। चूंकि दक्ष के पास 4 घंटे थे इसलिए उसे खोजने के लिए ऊंची मंजिल पर जाने का मौका भी मिला। बस दिक्कत ये थी कि यह उसकी किस्मत पर निर्भर था। उसके पास कोई नक्शा नहीं था और वह ये भी नहीं जानता था कि 25वीं मंजिल पर कौन सी टेलीप संरचना है। 25 संरचनाओं में से उसे केवल पीछे जाने वाली संरचना के बारे में पता था। अगर वह कुछ यादरक्षक अनुमान लगाता तो उसके पास सही संरचना चुनने का 24 में से एक मौका था, जो कि अच्छा मौका नहीं था। भाड़ में जाए, मैं यहाँ जोखिम लेने आया हूँ और मैं जोखिम लूंगा। मैं निकटतम संरचना का चयन करूंगा और आशा करूंगा कि यह मुझे मंदिर मास्टर की मंजिल तक ना ले जाए, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, क्योंकि वह निकटतम संरचना की ओर उड़ना शुरू कर दिया था जो उसके ठीक सामने थी। वो गठन से पहले उतरा और आत्मा तलवार को वापस अपने भंडारण रिंग में रख दिया। वह संरचना के अंदर चला गया। जैसे ही संरचना सक्रिय हुई उसने अपना छाया परिवर्तन भी सक्रिय कर दिया। वह नहीं चाहता था कि जैसे ही वह किसी नई मंजिल पर आए उसे द्वारा पकड़ लिया जाए, इसलिए वह सावधान था। ये संरचना चमकने लगी और दक्ष को एक अलग ही स्थान पर ले गई। वह एक अलग जगह पर दिखाई दिया और उसने देखा कि सुरक्षाकर्मी उस संरचना को घेरे हुए हैं। जैसे ही उसका छाया परिवर्तन सक्रिय हुआ वह न केवल अदृश्य हो गया बल्कि उसकी आभा भी गायब हो गई। वह गार्ड के ठीक पीछे खड़ा था, लेकिन वे उसे महसूस नहीं कर सकते थे। दक्ष के पकड़े जाने का एकमात्र तरीका यह था कि वह अपने शैडो ट्रांसफॉर्मेशन को निष्क्रिय कर दे या फिर वह गार्ड को मारने के बारे में सोचे और उसकी हत्या करने वाली आभा लीक हो जाए। चूंकि दक्ष घर को निशाना नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसके मन में उनके प्रति कोई हत्या करने का इरादा नहीं था। जहां तक उसके शैडो ट्रांसफॉर्मेशन की बात है तो उसके पास अभी भी कुछ उपयोग बचा हुआ था। एक बार फिर से पूरी संरचना को घेर लिया गया। उसे समझ में आ गया कि शायद ये ज्यादा सुरक्षित थी क्योंकि यह 24वीं मंजिल की संरचना थी। कोई भी नहीं चाहता था कि कोई उस मंजिल पर जाए। दक्ष ने देखा था कि 23वीं से 86वीं मंजिल की संरचनाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित थी। इससे उसकी खोज सीमित हो गई। भले ही वह ऐसी मंजिल पर हो जहां उसका कोई अधिकार नहीं है, फिर भी वह गार्ड की वजह से ऊपरी मंजिलों का गठन पा सकता था। इससे उसे सही मंजिल खोजने की संभावना बहुत बढ़ जाती। वह सुरक्षा कर्मियों की बैरियर के बाहर संरचना के अंदर से कूदकर दूर चला गया और जाने लगा। जब वह बहुत दूर निकल गया तो उसने अपने शिष्यों के बैच के नक्शे का उपयोग करके ये देखने की कोशिश की कि क्या वह अधिकृत मंजिल पर है और आश्चर्यजनक रूप से उसे नक्शा मिल गया। वह इस मंजिल का नक्शा देखने में सक्षम था। उसने ये भी पता लगा लिया कि वह किस मंजिल पर था। आश्चर्य की बात यह है कि वह 6ठी मंजिल पर था। ऊपर की मंजिल पर जाने के बजाय वह नीचे की मंजिल पर आ गया था। उन्होंने 25वीं मंजिल की संरचना ढूंढ ली और अपनी आत्मा तलवार पर सवार होकर उस ओर बढ़ना शुरू कर दिया। 6ठी मंजिल एक बड़े बगीचे और खेत की तरह थी। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ वे पौधे उगाते थे जो फल देते थे और शिष्यों को परोसे जाते थे। उन्होंने कई सामग्रियां प्राप्त करने के लिए इस मंजिल पर खेती की, जो इस तथ्य को देखते हुए आश्चर्यजनक था कि यह मंजिल वास्तव में असली मिट्टी नहीं थी। अगर वे नकली मिट्टी पर ऐसी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और फल उगाने में सक्षम थे तो वे बहुत ही आश्चर्यजनक थे। जैसे ही दक्ष आगे बढ़ा उसने
खेतों को देखा जो 3 प्रकार के फलों से भरे हुए थे। उसने कई तरह के पेड़ देखे जिन पर किसी ना किसी तरह के फल लगे हुए थे। वहाँ कई दुर्लभ जड़ी बूटियां भी थी, लेकिन उसने उन सभी को अनदेखा कर दिया और वह संरचना की ओर उड़ गया। जून की रात थी, इसलिए इस समय कोई भी बाहर नहीं था। पहरेदार भी गश्त नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ आने का रास्ता संरचनाओं के माध्यम से सुरक्षित था। दक्ष 25वीं मंजिल के निर्माण तक पहुंच गया, लेकिन जब उसने देखा कि निर्माण टूट गया है तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। जिस जगह पर निर्माण हुआ था वहां जमीन से एक पौधा उगाया था, जिसने टेलीप निर्माण की संरचना रेखाओं को अस्त व्यस्त कर दिया था। यहाँ भी कोई गार्ड नहीं था। वे क्या कर रहे हैं? चूंकि गार्ड यहाँ नहीं है, इसलिए उन्हें पता है कि संरचना टूट गई है। उन्हें कम से कम इसकी मरम्मत तो कर लेनी चाहिए थी। दूसरी बात, पत्थर के फर्श से पौधा क्यों उग रहा है? दक्ष ने उलझन में भौं सड़ते हुए कहा। आत्मा तलवार जमीन के करीब आ गई और दक्ष तलवार से उतर गया। उसने आत्मा तलवार को वापस अपने भंडारण रिंग में भेज दिया और संरचना के करीब चला गया। अधिक विशेष रूप से वह उन फूलों के करीब जा रहा था जिन्होंने उस संरचना को नष्ट कर दिया था, जो कहीं से भी बढ़ रही थी। पौधा काले रंग का था, लेकिन उस पर चारों ओर कुछ भूरे रंग के धब्बे थे। मुझे नहीं लगता कि मैं इस पौधे को जानता हूँ, हालांकि मुझे स्पिरिट ग्रेड कीमियागर का ज्ञान है। ये पत्थर के फर्श से उगने में सक्षम था। यह मुझे और अधिक उत्सुक बनाता है। जुन, क्या तुम इस पौधे के बारे में कुछ जानती हो? दक्ष ने अचानक पूछा। जुन दक्ष के पास आया और पौधे को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मैं इसके बारे में जानती हूँ, यह एक बहुत ही खास फूल है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दक्ष ने संरचना पर कदम रखा और पौधे की ओर अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने पौधे को छुआ, उसे अपने अंदर कुछ गहरा महसूस हुआ। तारांकित है। रेड कोर अभी भी अपने मार्शल स्पेस के आकाश में उड़ रहा था। भ्रम का कानून बीज और अंधकार का कानून बीज जमीन के पास तैर रहे थे। अंधकार का कानून बीज एकदम काला था। ऐसा लग रहा था मानो वहां कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वहां जगह गायब हो गई हो और जो कुछ बचा था वह शून्यता का एक काला धब्बा था। दूसरी ओर भ्रम का बीज भ्रामक लग रहा था। यह धुंध की तरह था। यह एक साथ प्रकट हो रहा था और गायब हो रहा था, जैसे कि यह एक ही समय में वास्तविक और अवास्तविक था। इन दो बीजों के ठीक बगल में एक छोटा सा पौधा तैर रहा था। ये छोटा सा पौधा पूरी तरह से अंतरिक्ष के नियमों से बना था। यह वही था जो अंतरिक्ष के नियमों के बीज के रूप में विकसित हुआ था। जब दक्ष की अंतरिक्ष के नियमों की समझ बढ़ गई थी, ठीक उस समय जब ओरियन ने शुरुआत में क के कारवा पर हमला किया था। ये सब बहुत पहले हुआ था। ये तब की बात है जब दक्ष ने रान को वश में नहीं किया था। तब से अंतरिक्ष कानून की उसकी समझ स्थिर हो गई थी। न केवल उसका अंतरिक्ष कानून बल्कि उसका भ्रम का बीज कानून भी बहुत विकसित नहीं हुआ था। इन कानून के बीजों से बहुत दूर दक्ष की मार्शल आत्मा अपनी खूबसूरत कवच में आंखें बंद करके खड़ी थी। हैरानी की बात यह है कि दक्ष का हॉट डेमन मार्शल सोल के ठीक सामने था। वह दक्ष की मार्शल सोल के सामने एक घुटने पर बैठा था। दक्ष की मार्शल सोल और उसका हॉट डेमन दोनों ही दक्ष जैसे दिखते थे। दोनों ही उसके जैसे ही थे, बस कुछ ही अंतर थे। हॉट डेमन के सिर पर सीन थे, जबकि मार्शल सोल के सिर पर नहीं थे। एक और महत्वपूर्ण अंतर सिर्फ व्यक्तित्व था। ऐसा लग रहा था मानो मार्शल सोल गर्व से खड़ा था। कुछ अहंकार भी था, जैसे कि उसके सामने कुछ भी मायने नहीं रखता। ये सब तब था जब उसकी आंखें भी नहीं खुली थी। जो बदलाव हो रहा था वह ये दोनों नहीं थे। ये दोनों ऐसे ही रहे। ना तो दक्ष की मार्शल आत्मा हिली ही उसका हॉट डेमन। जो बदलाव आया वह था अंतरिक्ष कानून का उदय। जैसे ही दक्ष ने उस संरचना से निकल रहे छोटे पौधे को छुआ, उसकी मार्शल आत्मा के अंदर अंतरिक्ष कानून का पौधा चमकने लगा। अंतरिक्ष के नियम का पौधा और भी अधिक चमकने लगा। जैसे ही दक्ष ने फूल को छुआ, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इससे पहले कि दक्ष कुछ सोच पाता, उसने अपने सामने सब कुछ सफेद होते देखा। तुरंत ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि सिर पर चोट लगी हो और सब कुछ काला हो गया। तारक महत्काउल तक संगीत, आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। भले ही वह भूत मंदिर में ना भी हो, फिर भी रात होनी चाहिए जब तक कि उसे भूत मंदिर के बाहर टेलीप ना किया जाए और वह पूरी रात सोता रहे। उसने बैठने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने सिर में ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर पहले किसी भारी चीज से चोट लगी हो। वह अपना हाथ भी नहीं हिला पा रहा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसके पैरों की भी यही हालत थी, वे भी बंधे हुए थे। वह उठकर बैठ गया और अपने हाथ पैरों को देखा। वह सही था, उसके हाथ पैर किसी लाल रस्सी से बंधे हुए थे। उसने इधर उधर देखा तो उसके पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके पीछे एक लड़की बैठी थी। लड़की उसे अजीब नजरों से देख रही थी, जैसे कि वह किसी अजीब चीज को देख रही हो। अगर उसकी पीठ पर लगे दो परी जैसे पंखों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो वह लड़की एक सामान्य लड़की की तरह ही लग रही थी। उसके पंख तितली के पंखों के आकार के लग रहे थे। पंख भी चमक रहे थे और उनके दोनों तरफ एक सितारा चिन्ह था। पंख भी अर्धपारदर्शी थे। आका, सुन, मैं कहाँ हूँ? मुझे मत बताओ कि यह मेरा तीसरा परीक्षण है और मुझे एक नई दुनिया में भेज दिया गया है। दक्ष ने अपने मन में सोचा, ये कोई परीक्षण नहीं है। कसुर ने चारों ओर देखते हुए अपनी आंखें सिकुड़ना। अच्छा, अब क्या आप कृपया बता सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ? दक्ष ने भौं सिकुड़ा। गाड़े कैसे कह सकते हो बिना ये जाने कि यह मुझे कहाँ ले जाएगा? दक्ष ने अपने चेहरे पर झुंझलाहट भरी नजर से पूछा। तुम्हें अपने मामले पर ध्यान देना चाहिए। मैं इस जगह के बारे में उतना ही जानती हूँ जितना तुम जानती हो। मैंने तुम्हें पौधे को छूने के लिए क्यों कहा यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी बात करने का समय नहीं है। मैं और लोगों को आते हुए देख सकती हूँ, जुन ने दक्ष के पास आकर कहा और सामने की ओर इशारा किया। दक्ष ने दूर से और लोगों को अपनी ओर आते देखा। वे सभी लड़कियां थीं और उन सभी के पंख एक जैसे थे। बस फर्क इतना था कि उनके पंखों का रंग अलग अलग था और वे उस लड़की के पंख की तरह पारदर्शी नहीं लग रहे थे जो उसके पास बैठी थी। उनकी दिशा में ऐसी लगभग 20 लड़कियां आ रही थी। दक्ष ने परी जैसी दिखने वाली लड़की की ओर देखा जो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अजीब प्राणी हो। मैं कहाँ हूँ? दक्ष ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान
मुस्कान के साथ लड़की से पूछा। वह भीड़ बढ़ने से पहले लड़की से कुछ जवाब पाना चाहता था। लड़की हैरान रह गई जब उसने दक्ष की बात सुनी। उसने उसे अजीब नज़रों से देखा। अक्स मुकाबली कासीनी लड़की ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा, मैं आपकी एक भी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या आप मेरी भाषा नहीं बोल सकते? दक्ष ने फिर पूछा। लड़की ने जवाब दिया, महजा हो सजागो कानी मालिक ना शून। वह क्या बोल रही है? तुम्हें भाषाओं का ज़्यादा ज्ञान है, मेरे लिए अनुवाद करो। दक्ष ने शून से कहा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वह कह रही है। वह मुझे मूल रूप से कोई जानकारी नहीं है, ये पहली बार है जब मैं उसकी भाषा सुन रहा हूँ। जुन ने लंबे समय तक सोचने के बाद कहा, तो ये बेकार है, तुम नहीं समझ सकती कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं नहीं समझ सकता कि तुम क्या कह रही हो, तो फिर मुझे हाथ के इशारों का उपयोग करने दो, शायद मैं अपने हाथों के माध्यम से अपनी बात कह सकूं। दक्ष ने कहा और उसने अपने हाथ पर बंधी हुई डोरी को तोड़ने के लिए अपने दानव सम्राट शरीर को सक्रिय कर दिया, लेकिन वह उसे तोड़ नहीं पाया। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन रस्सियां नहीं टूटी। ऐसा लग रहा था जैसे रस्सियां किसी ऐसी चीज से बनी हो जिसे तोड़ना नामुमकिन हो। हेलो, क्या तुम मेरा हाथ छुड़ा सकती हो? द ने कहा और उसने रस्सी को लड़की की ओर दिखाने के लिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए। लड़की ने निराशा से उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम अशांता गंजी भाल, वह कुछ भी नहीं समझती। काश मेरे पास मेरे शब्दों का अनुवाद करने के लिए कोई ऐप होता। तुम यहाँ ज्यादातर बेकार हो और मैं खुद को मुक्त नहीं कर सकता, ये समस्याग्रस्त है। दक्ष ने जून की ओर देखते हुए कहा, मैं बेकार नहीं हूँ, बस यह ऐसी स्थिति है जहाँ मैं विशेष रूप से मददगार नहीं हूँ। जून ने जवाब दिया, बेकार होने की यही तो असली परिभाषा है बेवकूफ़। दक्ष ने आह भरते हुए कहा, अरे रुको, कोई तो है जो बेकार नहीं है। दक्ष को अचानक कुछ ख्याल आया। जब उसने अपनी योजना को अमल में लाया तो उसकी और लड़की की दिशा में आ रही महिलाएं अभी भी 50 मीटर दूर थी। उसने अपनी चेतना को अपनी प्राचीन अनूठी के अंदर भेजा और जिया को बाहर लाया। जिया बहुत शक्तिशाली थी और उसके पास एक रक्षा थी जो कम से कम स्वर्ग के दायरे के बराबर थी। वह एक ऐसी व्यक्ति भी थी जो यहाँ सबसे उपयोगी हो सकती थी, क्योंकि वह नकली दुनिया में उसके पास मौजूद सभी लोगों में सबसे शक्तिशाली थी। वह उसे रिंग से बाहर ले आया। जिया उसके सामने प्रकट हुई। जिया को अचानक से प्रकट होते देख दक्ष के पास बैठी लड़की चौंक गई। वह खड़ी हो गई और 5 कदम पीछे हट गई। जो दूसरी औरतें उसकी तरफ आ रही थी वे उसे देखकर चौंक गई। वे उनकी तरफ भागने लगी। जिया, मुझे उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, दक्ष ने जिया को आदेश दिया। हाँ गुरुजी। जिया ने दक्ष को उठाया और उस दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया जिस दिशा में दक्ष उसे बता रहा था। दक्ष की दिव्य इंद्रिय अभी भी काम कर रही थी और वह अपने आसपास के वातावरण को देख पा रहा था। उसने उसे वह दिशा बताई जो उसे अपनी दिव्य इंद्रिय के माध्यम से खाली लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जिया ने दक्ष को दूर ले जाकर खड़ा कर दिया और दक्ष के कहने पर ही रोकी। उसने दक्ष को जमीन पर लिटा दिया। क्या तुम रस्सियां खोल सकती हो? दक्ष ने जिया से कहा। जिया ने अपना सिर हिलाया और आगे बढ़कर दक्ष के हाथ खोलने लगी। कुछ देर बाद दक्ष के हाथ खुल गए। उसने अपने पैरों को खोलने के लिए भी अपने हाथों का इस्तेमाल किया। दक्ष ने रस्सियों को देखना शुरू किया और पाया कि वे बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। इन रस्सियों में कुछ भी अजीब नहीं था जो उसे दिखाई दे रहा था। फिर भी पिछली बार जब उसने खुद को मुक्त करने की कोशिश की थी तब रस्सियां नहीं टूटी थी, जिससे उसे उत्सुकता हुई। उसने फिर से उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह कामयाब नहीं हुआ। रस्सी बहुत मजबूत थी। मुझे लगता है कि यह है जो भी हो, मैं अगली बार भी इसी चीज का इस्तेमाल करके उन्हें बांध होऊंगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने रस्सी को अपने स्टोरेज रिंग में भेज दिया। अच्छा काम किया जिया, तुमने मुझे बचा लिया। दक्ष ने जिया का सिर सहला हुए उसे धन्यवाद दिया। ये जिया का कर्तव्य था गुरुजी, जिया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। अच्छा, तुम वापस जाकर आराम कर सकती हो, दक्ष ने कहा और उसे स्टोरेज रिंग में वापस भेज दिया। मुझे निश्चित रूप से वापस जाने का कोई रास्ता खोजना होगा। मिंगू अभी भी भूत मंदिर में है, अगर मैं वापस नहीं आया तो वह शायद पकड़ी जाएगी, दक्ष ने चिंता से कहा। अल्पविराम वह भौचक्का रह गया। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। मुझे पता है कि मैंने कहा था कि मैं स्थानिक यात्रा का उपयोग नहीं करूंगा जब तक कि बिल्कुल आवश्यक ना हो, क्योंकि 2 बार जब मैंने इसका उपयोग किया तो मैं लगभग मर ही गया था, लेकिन ये स्थिति बहुत ही गंभीर है, मुझे वापस जाने की जरूरत है, दक्ष ने कहा। उसने अपनी उंगली सामने की ओर उठाई और भूत मंदिर तक वापस जाने के लिए एक स्थानिक पोर्टल बनाने के लिए अंतरिक्ष के नियम को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन वह चीज सक्रिय नहीं हुई। उसने एक बार फिर इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। ना तो उसकी आंखों का रंग बदला, ना ही अंतरिक्ष कानून सक्रिय हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि हम भूत मंदिर की आवश्यक सीमा में नहीं है? दक्ष ने चारों ओर देखते हुए सोचा। उन्होंने टेलीप का उपयोग करके ये जांचने का प्रयास किया कि क्या यह उनके अंतरिक्ष कानून के साथ कोई समस्या थी या फिर दूरी का मामला था। उसने आगे देखा और जहां देख रहा था वहां टेलीप करने की कोशिश की, लेकिन ये भी काम नहीं आया। अंतरिक्ष से संबंधित उसका कोई भी कौशल काम नहीं कर रहा था। मेरे कौशल में क्या गड़बड़ है? अंतरिक्ष से संबंधित मेरे कोई भी कौशल काम क्यों नहीं कर रहे हैं? दक्ष ने झुंझलाहट में कहा। उसने अपने दूसरे कौशल का इस्तेमाल करने की कोशिश की। वह अपनी तलवारों से क्यूई बनाने में सक्षम था। उसके स्वर्गीय दानव पंथ भी ठीक थे। उन्होंने तलवार संत के साथ रूपों का उपयोग करने की भी कोशिश की, हालांकि उन्होंने केवल पहला रूप ही इस्तेमाल किया, लेकिन ये भी काम कर गया। सारी कुशलताएं ठीक लग रही हैं। फिर यहाँ क्या हो रहा है? दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे कानून संबंधी कौशल प्रभावित हो रहे हैं? दक्ष ने बुदबुदाया। उन्होंने अपने छाया परिवर्तन को सक्रिय करने का प्रयास किया, जो एक कौशल था जो उन्हें अंधकार के नियम को समझने के बाद प्राप्त हुआ था, लेकिन वह कौशल भी काम कर गया। विराम, ऐसा लगता है कि यह सिर्फ अंतरिक्ष के नियमों के कारण है। क्यों जूनन, मुझे समझाओ, मुझे किसी भी कीमत पर वापस जाना है, दक्ष ने झुंझलाहट में कहा। तभी उसने देखा कि पीठ पर पंख लगी लड़कियां उसकी दिव्य भावना की सीमा में प्रवेश कर रही थी। दक्ष ने अपनी आत्मा तलवार निकाली और उड़ने लगा। जूनन, मुझे जवाब दो।
दक्ष ने थोड़ी देर सोचने के बाद फिर कहा, पहले मुझे सोचने दो, ये बात बहुत जटिल है, मैं तुम्हें जल्द ही जवाब दूंगा। जुन ने जवाब दिया। थोड़े समय के बाद जुन एक निष्कर्ष पर पहुंची, हम शायद एक अलग स्थानिक आयाम में हैं, यह एक अलग दुनिया की तरह है। जुन ने दक्ष से कहा जब वह उसके पास आए, एक अलग आयाम, इसका मेरे अंतरिक्ष कानून का उपयोग न कर पाने से क्या लेना देना है, चाहे कोई भी आयाम हो, मेरे अंतरिक्ष कानून पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आखिरकार यह एक सर्वोच्च कानून है, इसके अलावा मेरे अन्य कानून भी काम कर रहे हैं, दक्ष ने जून से कहा और उसने अपना सिर हिलाते हुए उड़ान जारी रखी। यदि मेरी धारणा सही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अंतरिक्ष कानून सक्रिय नहीं हो रहा है, समस्या यह है कि यह पहले से ही सक्रिय है और इसीलिए आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। जुन ने समझाया, इसका क्या मतलब है, ये सक्रिय हो गया है, फिर मैं इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकता, दक्ष ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको इस स्थान पर टेलीपोर्ट नहीं किया गया है, चूंकि यह स्थान स्थानिक आयामों के बीच मौजूद है, इसलिए आपको यहां आने के लिए मजबूर किया गया है। आपका अंतरिक्ष कानून आपको यहां रखने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है ताकि आप स्थान से वापस उस स्थान पर न पहुंच जाए जहां से आप आए थे। जून ने जवाब दिया, क्या बकवास है, तो यह मेरा अपना अंतरिक्ष कानून है, जो समस्या है यह मुझे यहाँ रोके हुए हैं, इसलिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि काम करता रहेगा मैं वापस वहीं पहुंच जाऊंगा जहां मैं था, तो मुझे इसे काम करने से रोकने का कोई तरीका बताओ, दक्ष ने उत्साह से पूछा। मुझे नहीं पता, ये पहली बार है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हूं जिसने अंतरिक्ष कानून को समझ लिया है, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है, जुन ने जवाब दिया। तो फिर तुम मुझे उस पौधे को छूने के लिए क्यों कह रहे हो, अगर तुम्हें कुछ पता ही नहीं था, मैं इस बेवकूफ़ी भरी मुसीबत में फंस गया हूँ और यह कोई बुरी बात नहीं है, सबसे बड़ी समस्या मिंग्यू है जो दुश्मन की मान में अकेली है, अगर उसे पता चल गया तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी, दक्ष ने गुस्से में कहा। तुम्हें मिंगू के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, चूंकि हम अंतरिक्ष के बीच में हैं, इसलिए यहाँ का समय बाहरी दुनिया को प्रभावित नहीं करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ कितना समय बिताते हो, जब तुम इस जगह को छोड़ोगे तो तुम उसी समय और उसी जगह पर वापस जाओगे, जून ने दक्ष को उत्तर दिया, जिससे उसकी एक चिंता कम हो गई। यह बेहतर है, कम से कम जब तक मैं इस जगह पर हूँ तब तक उसकी जान सुरक्षित है, लेकिन फिर भी मैं अपने अंतरिक्ष के नियम को क्यों नहीं रोक सकता, यह मुझे यहाँ क्यों रोक रहा है, इसके अलावा वह कौन सा पौधा था जिसे मैंने छुआ था, दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए पूछा। जब मैं आपको पौधे के बारे में बताऊंगी तो आपको अपने अधिकांश उत्तर मिल जाएंगे। सबसे पहले पौधे को स्पेस एनहेंसमेंट प्लांट कहा जाता है, सामान्य लोगों के लिए जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, यह एक ऐसा पौधा है जो किसी स्थान के स्थान को स्थिर रखता है और अंतरिक्ष में विकृति को होने से रोकता है, जुन ने कहा और समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, जहां तक उन लोगों का सवाल है जो इसके बारे में जानते हैं, इसका अर्थ पूरी तरह से अलग है। अल्पविराम अंतरिक्ष संवर्धन संयंत्र उन लोगों के लिए सबसे बड़े खजाने की तरह है जिन्होंने अपने अंतरिक्ष कानून के बीच का निर्माण किया है या उससे भी आगे बढ़ गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कहा जाता है कि अंतरिक्ष संवर्धन संयंत्र आपके कानून के विकास में मदद करता है। अगर आपके पास कानून का बीज है तो ये कानून का पौधा बन जाएगा, अगर यह आपके मार्शल स्पेस में अंतरिक्ष कानून का पौधा है तो यह और भी बढ़ेगा, इसीलिए मैंने आपको इसे छूने के लिए कहा, जन ने दक्ष से कहा। एकमात्र समस्या यह है कि मुझे पता है कि यह मदद करता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कैसे मदद करता है, तो इसने मेरी मदद की, मुझे देखने दो। दक्ष ने अपनी आत्मा तलवार की गति कम कर दी और अपनी चेतना को अपने मार्शल स्पेस के अंदर देखने के लिए भेजा, लेकिन उसे कोई बदलाव नहीं मिला। स्पेस लॉ का पौधा अभी भी उसी आकार का था, केवल अंतर यह था कि यह थोड़ा चमक रहा था। दक्ष ने अपनी चेतना को अपने मार्शल स्पेस से बाहर निकाला, यह अभी भी उसी आकार का दिखता है, ये बस चमक रहा है, दक्ष ने जवाब दिया। चमकना अच्छा लगता है, इसका मतलब है कि बदलाव होने वाला है, लेकिन कुछ कमी है शायद, इसीलिए तुम्हारा स्पेस लॉ का पौधा तुम्हें यहाँ लाया है उस गायब घटक को पाने के लिए जो इसे बढ़ने में मदद करे, या शायद इसका कोई और कारण हो, मुझे ठीक से पता नहीं है क्योंकि यह कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है, जुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तो मूल रूप से मैं कुछ जगह के बीच फंस गया हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, इसके अलावा मैं एक भगोड़ा हूँ और मैं उन लड़कियों से भाग रहा हूँ जो मेरी कहीं एक भी बात नहीं समझती है, क्या स्थिति इससे भी बदतर हो सकती है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इसके अलावा मेरे सिर में अभी भी दर्द हो रहा है, उन्होंने मुझे किस चीज़ से मारा, उसने अपना सिर रड़ते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं है, मैंने लड़की के पास कोई हथियार नहीं देखा, जुन ने जवाब दिया। वह क्या है, उसने अचानक सामने की ओर इशारा करते हुए कहा। दक्ष ने जुन को देखा और आगे देखा और उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जो एक पंख वाली महिला की विशाल मूर्ति जैसा लग रहा था। महिला की मूर्ति इतनी ऊंची थी कि दक्ष और मूर्ति के बीच इतने सारे पेड़ होने के बावजूद वह उसका ऊपरी आधा हिस्सा देख पा रहा था। मूर्ति अभी भी उसकी दिव्य इंद्रिय की सीमा से बाहर थी, इसलिए उसने अभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया था। अल्पविराम एक महिला की मूर्ति, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यहाँ मैंने जो भी देखा है वह सभी महिलाएं थी, क्या यह एकमात्र सत्तात्मक समाज है या यहाँ कोई पुरुष नहीं है, दक्ष ने असमंजस में बड़बड़ा हुए कहा। हो सकता है, शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हें बांधा होगा, वे शायद अपने लिए कोई आदमी पाना चाहते थे, जुन ने हंसते हुए कहा। मजाक बंद कर, हम गंभीर स्थिति में हैं, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जून को दोषी महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही वह ऐसी स्थिति में मजाक करने के लिए माफी मांगने वाली थी, दक्ष ने बात जारी रखी। अगर वे मुझे चाहते थे तो उन्हें बस इतना ही पूछना था, मैं ऐसी खूबसूरत महिलाओं को मना नहीं करूंगा, दक्ष ने मजाक करते हुए कहा। और वैसे पहले तुम पर गुस्सा होने के लिए मुझे माफ करें, मैं बस मिंग्यू के बारे में चिंतित था, अब जब मुझे पता है कि यहाँ का समय उस जगह को प्रभावित नहीं करता है तो मैं
थोड़ा शांत हो सकता हूँ, दक्ष ने जून को देखते हुए कहा। गंभीर स्थिति के बारे में क्या? जब मुझे इसकी अनुमति नहीं है तो आप ही इसे हल्के में क्यों ले रहे हैं? जून ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा था, तुम कुछ हल्की फुल्की बातचीत भी कर सकती हो, इससे मन शांत हो जाएगा, दक्ष ने जवाब दिया और उसके गालों पर हल्के से चुटकीली चून की। जून पास ही उड़ रहा था इसलिए उसे अपनी उंगलियां उसके गालों के पास लाने में कोई परेशानी नहीं हुई। क्या तुम मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो? जून ने दक्ष को घूरते हुए कहा। दक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसने उसे कसकर गले लगाया और अपनी आंखें उसकी आंखों पर टिका दी। उसने अपने दिव्य ज्ञान का इस्तेमाल करके आसपास की चीजों पर नजर रखी और दिशा को नियंत्रित किया। बेशक मैं तुम्हारे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ एक औरत की तरह व्यवहार करता हूँ, मेरी औरत, दक्ष ने धीरे से कहा और उसने जून के गालों पर एक चुंबन लिया जो दंड रह गई। अल्पविराम। दक्ष ने उसे गहराई से चूमा नहीं और उसे मुक्त करने से पहले उसे केवल एक हल्का सा चूमा। उसे पता था कि अगर उसने कुछ और करने की कोशिश की तो वह गायब हो जाएगी। मुक्त होने के बाद शून वापस उड़ गई। तुम बेवकूफ हो, तुम हमेशा अपने मालिक से पंगा लेते हो, तुम इस बात के बारे में भी नहीं सोचते कि तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। जून ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, जैसा कि मैंने कहा, आप मेरे स्वामी नहीं है, आप मेरी महिला है। जहां तक पीछा किए जाने की बात है वे अभी भी मेरी दिव्य भावना की सीमा में नहीं है, मैं उन्हें बहुत पीछे छोड़ आया हूं, दक्ष ने उत्तर दिया। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा उसे ऐसा लगा जैसे वह उड़ते समय किसी अदृश्य जैत से टकरा गया हो, वह जाल में फंस गया। जबकि उसकी आत्मा की तलवार आगे बढ़ती रही, उसने अपनी आत्मा की तलवार को पीछे की ओर घुमाया और जाल को काटने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे जाल किसी ऐसी चीज से बना था जिसे सिर्फ इंसान ही छू सकता था, हथियार नहीं, यह अदृश्य भी था, इसलिए दक्ष उसमें फंस गया, लेकिन तलवार उसका कुछ नहीं कर पाई। ये तो मेरी किस्मत है, दक्ष ने कोसा। उसने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, उसका हाथ जाल में फंस गया। उसने आत्मा की तलवार को अपनी हथेली के करीब लाया और वह उसे पकड़ने में सफल रहा। वह तलवार की ताकत का इस्तेमाल करके छूटने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन तलवार ने उसे खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह आज़ाद नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो अदृश्य जाल ने उसे जकड़ लिया हो और वह उसे छुड़ाने वाला नहीं था। दक्ष को मुक्त किया जा सकता था यदि वह अपने टेलीप का उपयोग करता, लेकिन उसके अंतरिक्ष संबंधी कौशल उसके साथ नहीं थे, जिससे यह मुश्किल हो गया। अदृश्य जाल को तोड़ना असंभव था। उसने अपनी क्यूई से तलवारों को भी काटने के लिए साफ किया, लेकिन उनमें से कोई भी अदृश्य जाल को छूने में सक्षम नहीं था। यह ऐसा था जैसे केवल एक शरीर ही इसे छू सकता था और वह केवल फंस जाएगा और कोई भी अन्य चीज इसे छू नहीं सकती थी। जिया की मदद लेने की कोशिश करो, हो सकता है कि वह उस चीज को काटने में सक्षम हो, जुन ने दक्ष से कहा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और जिया को एक बार फिर बुलाया। जिया दक्ष के सामने आए और उसने उसे मुक्त करने के लिए कहा, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि जिया भी फंस गई। ठीक है, यह अच्छी तरह से काम किया, दक्ष ने जून की ओर देखते हुए कहा। अल्पविराम, अब हम दोनों पकड़े गए हैं, ये बहुत गड़बड़ है, फिर मैं यहाँ से कैसे निकलूं? जो कुछ भी यह है उस पर हमले काम नहीं करते, तलवारें इसे छू नहीं सकती और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मुझे ये भी यकीन नहीं है कि डार्क सैक्रिफाइस मुझे मुक्त कर पाएगा या नहीं, मैं ये जोखिम नहीं उठा सकता, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। तुम वहां क्यों नहीं रुकते? महिलाओं को यहाँ आने दो, वे तुम्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता निकाल लेंगी। जब तुम आज़ाद हो जाओगी तो तुम जिया को उनसे लड़ने में मदद के लिए बुला सकती हो, तुम्हारे पास उनसे आज़ाद होने का बेहतर मौका होगा। जुन ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, ये बेहतर विकल्प प्रतीत होता है, मुझे लगता है कि मैं फिर से पकड़ा जा सकता हूँ, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि इसमें एक जोखिम है, एक छोटी सी संभावना है कि वे तुम्हें मुक्त करने के बजाय सीधे मार देंगे। जून ने दक्ष को याद दिलाया, ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, अगर वे मुझे मारना चाहते थे तो वे मुझे बेहोश करने के बाद मार सकते थे। इसके अलावा अगर उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं स्नैक मोनक और अन्य लोगों को छोड़ दूंगा, वह मुझे इससे मुक्त नहीं कर पाएगा, लेकिन वह निश्चित रूप से ओरियन को उन्हें मारने में मदद कर सकता है, दक्ष ने जवाब दिया। तारक महत का उल्टा कुछ और हुआ था। डार्क सोल सेक्ट के पास एक पोर्टल खुला और एक व्यक्ति पोर्टल से बाहर आया। ये बाहर आने जैसा कम और बाहर फेंके जाने जैसा ज्यादा लग रहा था। वह व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। वह व्यक्ति खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। अल्पविराम, मैं कहाँ हूँ? मैं अपने भाई को ढूंढने के लिए उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही मैं खंडहर में उस कमरे में दाखिल हुआ, एक अजीब सी रोशनी दिखाई और मैं यहाँ आ गया। ये जगह वास्तव में कहाँ है? ये निश्चित रूप से हमारा घर नहीं है, यहाँ की ऊर्जा अलग है। क्या ये वही जगह है जहाँ मेरा भाई आया था? व्यक्ति ने बड़बड़ा हुए कहा। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे दक्ष पहचान लेता। अगर वह यहाँ होता, ये टेरा ही था जिससे राजा चेन ब्लडलाइन मंदिर के अपने पहले जागृति मिशन के दौरान मिले थे। टेरा अफिया जनजाति के प्रमुख नशा का बेटा था। वह पहला व्यक्ति भी था जिससे दक्ष की वहाँ मुलाकात हुई थी। टेरा का एक बड़ा भाई था जो दक्ष के वहाँ पहुँचने से कई साल पहले बाहर चला गया था। उसका भाई वापस ही नहीं लौटा। नशा और टेरा सबसे बड़े बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन काफी समय तक कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार एक दिन टेरा को अपने भाई के बारे में कुछ पता चला। उसे पता चला कि लोगों ने सालों पहले खंडहर में उसके जैसे दिखने वाले किसी व्यक्ति को घुसते देखा था। उसे लगा कि वह व्यक्ति उसका भाई है, इसलिए सच्चाई जानने के लिए वह भी खंडहर में घुस गया। उसने उस खंडहर में लगभग हर जगह खोज की थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जैसे ही उसने आखिरी कमरे में कदम रखा, उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और उसने खुद को यहाँ पाया। यही वह जगह होगी। चूंकि वह हमारे देश में नहीं था, इसलिए वह इसी जगह पर होगा। मुझे उसे ढूंढना होगा, मुझे उसके साथ घर वापस जाने का रास्ता भी ढूंढना होगा, टेरा ने चारों ओर देखते हुए कहा। उसने अपने से कुछ दूरी पर डार्क सोल संप्रदाय को देखा। वह उस जगह की ओर चल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि यहाँ कोई मिलेगा जिससे वह बात कर सकेगा और पता लगा सकेगा कि वह कहाँ है। टेरा डार्क
सोल सेक्ट के प्रवेश द्वार के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही गार्डों ने उसे देखा उन्होंने उसे बोलने का मौका दिए बिना उस पर हमला कर दिया। यह उन अजीब राक्षसों में से एक और यह पिछले राक्षस जैसा ही दिखता है, इसे पकड़ो या मार डालो। गार्डों ने टेरा पर हमला करते हुए कहा। टेरा पर इतने सारे लोगों ने हमला किया कि वह प्रतिरोध भी नहीं कर सका, वह यहाँ के गार्डों से भी कमजोर था, उसे आसानी से पकड़ लिया गया। अल्पविराम आप महान मानव हैं, मैं अफिया जनजाति से हूँ, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, हम मनुष्यों के मित्र हैं, आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? टेरा ने पूछा, लेकिन पहरेदार ने कोई जवाब नहीं दिया। ये स्पष्ट नहीं था कि वे उसके शब्दों को समझ नहीं पाए या उन्होंने उसके शब्दों को अनदेखा कर दिया। वे टेरा को बुजुर्गों के पास ले गए जिन्होंने ये संदेश उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया। अंततः ये निर्णय लिया गया कि इस विचित्र प्राणी को भी जेल में रखा जाए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पिछले प्राणी को रखा था। पहरेदार टेरा को कोठरी में ले गए और उसे ठीक उसी तरह के दूसरे मानव रूपी राक्षस की कोठरी के पास बंद कर दिया जिसे उन्होंने बहुत पहले अपने इलाके के पास से गुजरते हुए पकड़ा था। रानकदेवी लड़कियां उसकी ओर बढ़ रही थी। अजीब बात है, उनके पास पंख है फिर भी वे उनका उपयोग नहीं करते। क्या ऐसा हो सकता है कि वे लगातार उड़ नहीं सकते? दक्ष ने उनकी दिशा में देखते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। मुझे जिया को भी वापस भेज देना चाहिए, वह फिर से एक अच्छा आश्चर्य हो सकती है। दक्ष ने जिया को नकली दुनिया में वापस भेजते हुए कहा, यह बहुत अच्छा होता अगर मैं भी नकली दुनिया में प्रवेश कर पाता, मुझे यहाँ दुश्मन द्वारा मुझे पकड़ने का इंतजार नहीं करना पड़ता। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, खैर दुश्मन एक प्यारी लड़की है, मुझे नहीं लगता कि तुम वास्तव में अपने शो की तरह परेशान हो। अगर तुम्हें यहाँ हॉट लड़कों का इंतजार करना पड़ता तो दुख वास्तविक होता, इसे स्वीकार करो, स्थिति और भी बदतर हो सकती थी। जुन ने आंखें घुमाते हुए कहा, ठीक है वे वास्तव में सुंदर है, अर्धपारदर्शी पंखों वाली लड़की विशेष रूप से सुंदर है, लेकिन मैं किसी के द्वारा पकड़े जाने की अपेक्षा स्वतंत्र रहना अधिक पसंद करूंगा। और हाँ, इसमें हॉट महिलाएं भी शामिल हैं, हालांकि मुझे आपके द्वारा पकड़े जाने से कोई आपत्ति नहीं होगी। दक्ष ने मजाक में कहा। कुछ देर बाद लड़कियां वहां आ गई। आगे वाली लड़की के पंख पारदर्शी थे, उसने दक्ष को संदेह भरी नजरों से देखा। सलाह के नावेन लड़की ने प्रश्नवाचक स्वर में कुछ कहा। देखो महिला, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी कहीं एक भी बात नहीं समझ पाया, और अगर तुम उस लड़की के बारे में बात कर रही हो जो मेरे साथ थी तो वह मुझे छोड़कर भाग गई, क्या तुम इस बेचारे लड़के को मुक्त कर सकती हो? दक्ष ने महिलाओं की ओर देखते हुए पूछा। लड़कियां असमंजस में उसकी ओर देखने लगी। अल्पविराम अर्धपारदर्शी पंखों वाली लड़की ने फिर से अपरिचित स्वर में कुछ कहा, यह आगे पीछे की बातें मेरी जान ले लेंगी, कोई कृपया कोई अनुवादक लेकर आ जाए। दक्ष ने झुंझलाहट में कहा, क्योंकि उसे फिर से एक भी शब्द समझ में नहीं आया। अगली बार जब लड़कियों ने कुछ कहा तो दक्ष ने बस खाली निगाहों से देखा, क्योंकि वह जानता था कि वह उनसे बात करके बस समय बर्बाद कर रहा है। कुछ देर की चुप्पी के बाद लड़कियां गंभीर भावली आपस में बातें करने लगी। अंततः सभी ने अपना सिर हिलाया। हालांकि दक्ष उनकी बातें सुन पा रहा था, लेकिन वह ये नहीं सुन पा रहा था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। उनके शब्द उसके लिए किसी विदेशी भाषा की तरह थे, इसलिए वह सिर्फ उनके अनुभव को देखकर अनुमान लगा पा रहा था। कुछ देर बाद लड़कियां पीछे मुड़कर दक्ष की ओर देखने लगी। वह उनके चेहरों पर कोई भी अतिशत्रुतापूर्ण भाव नहीं देख सका, जो उसके लिए अच्छी बात थी, क्योंकि इसका अर्थ था कि वे उसे मारने की कोशिश नहीं करेंगे। जो लड़की आगे चल रही थी वह दक्ष की ओर चलने लगी। जैसे ही वह हवा में ऊंची उड़ान भरने लगी, उसके अर्धपारदर्शी पंख फड़फड़ाने लगे। अल्पविराम वह दक्ष के पास उड़ रही थी और उसकी ओर देख रही थी। अच्छा, कम से कम अब वह मुझे आजाद कर देगी। हो सकता है कि वह लड़की मुझसे ज्यादा समझदार हो जितना मैं उसे मानता हूँ, दक्ष ने सोचा। लड़की ने अपना हाथ दक्ष के सिर की ओर बढ़ाया। दक्ष सोच रहा था कि क्या इस जगह का दिल उसके दिल के करीब है, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे कोई भारी चीज उसके सिर पर आ गिरी हो। वह तुरंत बेहोश हो गया। लड़की ने पिछली बार की तरह ही अपने हाथ से दक्ष के सिर पर वार किया था। उसे बेहोश करने के बाद उसने अपना हाथ हिलाया और अदृश्य जाल ने दक्ष को मुक्त कर दिया। दक्ष गिरने लगा, लेकिन लड़की उसके करीब आ गई और उसे गिरने से बचाने के लिए उसे मजबूती से पकड़ लिया। वह धीरे से जमीन पर उतरी और दक्ष को अपने आगोश में ले लिया। निस्सहजा गामिक नेता के पास खड़ी लड़की ने पूछा, जिनकी घर तक की अर्धपारदर्शी पंखों वाली लड़की ने हाथ हिलाते हुए उत्तर दिया। लड़कियां उस मूर्ति से दूर जाने लगी जहां दक्ष उड़ रहा था। तारांकित जाने के बाद जब दक्ष को होश आया तो उसने फिर से विदेशी भाषा सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे दो महिलाएं किसी बात पर बहस कर रही हो। अल्पविराम उसने अपनी आंखें खोली और सामने देखा जहां एक महिला सिंहासन पर बैठी थी। वह महिला उस लड़की जैसी लग रही थी जिसने उसे मारा था। उसके भी पंख अर्धपारदर्शी थे, लेकिन उसके पंख बड़े थे। वह ज्यादा परिपक्व भी लग रही थी। हैरानी की बात यह है कि उसके कुछ ऐसे थे जिसने उसे सबसे ज्यादा चौंका दिया। वे अब तक देखे गए सबसे बड़े थे। उसे यह भी आश्चर्य हुआ कि वह अपने पतले शरीर के साथ उन बड़े आकार की चीजों को कैसे उठा पाती है। कम से कम कहे तो उसकी हर पर्वत चोटियां उसके दो सिरों से भी बड़ी लग रही थी। रानी जैसी दिखने वाली महिला ने एक टाइट फिटिंग ड्रेस पहनी हुई थी जो छाती के पास इतनी खींची हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी पल फट सकती है। के बाल भी सुनहरे हैं जैसे दक्ष मारने वाली लड़की के। दक्ष ने अपनी दाईं ओर देखा और फिर से दूसरी आवाज सुनी। उसने देखा कि वही लड़की वहां थी। उनके पंखों को देखकर दक्ष को लगा कि वे माँ बेटी हैं। वे किसी बात पर जोरदार बहस कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने हाथ की ओर देखा और पाया कि वह एक बार फिर उस अजीब लाल रस्सी से बंधा हुआ था। उसके पैर और हाथ दोनों बंधे हुए थे और वह बड़े हॉल में घुटनों के बल बैठा हुआ था, जबकि एक अन्य महिला उसे अपनी जगह पर रखने के लिए उसकी गर्दन पकड़े हुए थी। रानी को शायद बाहर की भाषा आती होगी या फिर वह प्राचीन भाषा जानती होगी। सुन, मुझे बताओ कि
प्राचीन भाषा में नमस्ते कैसे कहा जाता है, मुझे कुछ परीक्षण करने दो। दक्ष ने अपने विचारों के माध्यम से शुन से कहा, ठीक है, बस सीजस कहो। जुन ने उससे कहा। दक्ष ने बोलने के लिए तैयार होते हुए अपना सिर हिलाया। सीजस। दक्ष ने माँ और बेटी की बातचीत के बीच अचानक कहा। रानी ने उसकी ओर भौं सिकुड़ कर देखा। अल्पविराम, वह स्तब्ध लग रही है, हो सकता है कि यह काम कर रहा हो, मुझे और बात करने दो। जून, मुझे शब्द बताओ, मैं दक्ष हूँ, क्या तुम मेरे शब्द समझती हो? दक्ष ने जूनन से कहा। जून ने उसे कहने के लिए यह शब्द बताए और दक्ष ने शब्दों को दोहराया। उसने रानी को अपना परिचय दिया और पूछा कि क्या वह उसके शब्दों को समझ गई है। वाक की लामी, रानी ने भौं सिकुड़ते हुए कहा। उसने क्या कहा? क्या उसने प्राचीन भाषा में उत्तर दिया? दक्ष ने जून से पूछा। नहीं, उसने ऐसी कोई भाषा नहीं बोली जिसे मैं समझ सकूं, कम से कम। शून्य ने जवाब दिया। तो वह ये नहीं जानती, मुझे अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर सामान्य भाषा में पूछना चाहिए। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। मेरी सुंदर रानी, मैं बाहरी दुनिया से दक्ष हूँ, मैं आयामों के बीच फंस गया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप मेरी बातें समझती हैं? अगर समझती हैं तो कृपया अपना सिर हिलाएं। दक्ष ने भारी स्वर में कहा। रानी ने कुछ नहीं कहा ही अपना सिर हिलाया। रानी ने उस लड़की की ओर देखा जिसे दक्ष अपनी बेटी समझ रहा था। उसने दक्ष की ओर इशारा करते हुए अपनी बेटी से उस अस्पष्ट भाषा में कुछ पूछा। लड़की ने अपना सिर हिलाया। हम। रानी ने भी आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। या अमाली, लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर वह दक्ष की ओर चलने लगी। वह भी उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। दक्ष ने असमंजस में उसकी ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह उसे फिर से मारने वाली है। उसने तय कर लिया था कि अगर उसका हाथ उसके पास आया तो वह अपने जानवरों को छोड़ देगा। दक्ष जब लड़की को संदेह भरी निगाहों से देख रहा था तो उसका हाथ उसकी तरफ नहीं आया, इसके बजाय उसने अपना सिर उसके सिर के करीब ला दिया। दक्ष अभी भी उलझन में था कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके होठों पर एक चुंबन आया। लड़की के होंठ उसके होठों से छू गए। वह उसके होठों की कोमलता को महसूस कर सकता था जो उसके होठों के स्पर्श से अब के सबसे कोमल और मधुर होंठ थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसका छोटा लड़का भी खड़ा होना शुरू हो गया था। यह अनजाने में हुआ था और सिर्फ इस एक चुंबन ने ऐसा कर दिया था जिससे वह स्तब्ध रह गया। लड़की ने अपने होंठ दक्ष के होठों से नहीं हटाए और दक्ष भी नहीं चाहता था कि वह इस चुंबन को रोके। इस चुंबन में कुछ अच्छाई थी। अल्पविराम, कुछ देर बाद लड़की ने अपने होंठ उसके होठों से हटा लिए और रानी की ओर देखने लगी। लड़की ने दक्ष की ओर इशारा किया और वह रानी से उस समझ से परिभाषा में बात करने लगी। दक्ष अभी भी असमंजस में बैठा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अचानक लड़की ने उसे चूम लिया और अब वह उसे अनदेखा कर रही थी। जब मैंने पहले कहा था तो मैं केवल मजाक कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि लड़कियां वास्तव में तुम्हें चाहती हैं। अब तुम बहुत खुश हो गए। जून दक्ष के सामने आया और कहा। रानी खड़ी हुई और दक्ष की ओर इशारा करके लड़की से कुछ कहा। लड़की ने अपना सिर नीचे करके सिर हिलाया। उसने पीछे मुड़कर उस महिला से कुछ कहा जो दक्ष को उसकी जगह पर रोके हुए थी। महिला ने दक्ष को खड़ा किया और उसे बाहर खींचने लगी। दक्ष ने विरोध नहीं किया और उसे ले जाने दिया। वह जानता था कि विरोध करने का ये सही समय नहीं था। वह ये भी देखना चाहता था कि वह उसे कहाँ ले जाएगी। इससे उसे यह जगह देखने का मौका मिल सकता था और अगर वह उसे जेल ले जाही होती तो वह भाग भी सकता था, क्योंकि अकेली महिला लड़ना कई महिलाओं से अड़ने कहीं ज्यादा आसान था। रानी और अर्धपारदर्शी पंखों वाली लड़की पीछे ही रही और वे बातें करती रही। चुंबन, इसमें कुछ बात होगी, इसके पीछे कोई मतलब जरूर होगा। दक्ष ने पीछे देखते हुए कहा। दक्ष को खूबसूरती से बने गलियारों से ले जाया जा रहा था। उफ, बहुत दर्द हो रहा है, दक्ष ने शिकायत की और अचानक दर्द भरी आवाज निकाली जिसने महिलाओं का ध्यान आकर्षित किया। महिला ने चेहरे पर शिकन लिए उसकी ओर देखा। दक्ष दर्द भरी आवाजें निकालता रहा और अपने हाथ की ओर देखता रहा जैसे रस्सी उसके हाथ को जला रही हो। अल्पविराम, अरे महिला, रस्सी हटाओ, इससे मुझे दर्द हो रहा है, दक्ष ने कहा। वह जानता था कि वह उसकी बातें नहीं समझेगी, इसलिए वह अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे वास्तव में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, फिर भी वह ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह उसके हाथों के चारों ओर बंधी रस्सियों को ढीला कर सकता है, क्योंकि इस बार वे वास्तव में बहुत अधिक कसकर बंधी हुई थी। महिला ने उसके हाथ की ओर देखा। हम, उसने नागभान सिकोल हुए कहा और फिर उसे अनदेखा कर दिया और उसे अपने साथ खींचती रही। तुम बहुत क्रूर हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी कंजूस शख्सियत के साथ कभी शादी करोगी। दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए शिकायत की। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे कहीं ले जाने लगी। दक्ष अपनी दिव्य इंद्रिय का इस्तेमाल करता रहा, लेकिन उसने पाया कि उसकी दिव्य इंद्रिय दालान तक ही सीमित थी और वह दीवारों से आगे नहीं जा पा रही थी। वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं देख पा रहा था। महिला उसे एक खूबसूरत कमरे में ले गई। कमरे में एक आरामदायक बिस्तर था, लेकिन उसके अलावा ये पूरी तरह से खाली था। उस जगह पर कोई खिड़की नहीं थी। क्या हम यहाँ हनीमून मना रहे हैं? मुझे आपको बताना होगा कि मेरी पहले से ही 4 नहीं रुको 5 पत्नियां हैं, दक्ष ने महिला से कहा। जब वह उसे कमरे के अंदर ले आई तो वह असमंजस में उसकी ओर देखने लगा। महिला कमरे से बाहर जाते समय कुछ नहीं बोली और जाने से पहले उसने दरवाजा बंद कर लिया। दक्ष बिस्तर पर बैठ गया और आह भरने लगा। कम से कम उनके कमरे आरामदायक हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी जेल इतनी आरामदायक होगी, यह एक सामान्य कमरा होगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने जिया को नकली दुनिया से बाहर निकाला और उसे वापस भेजने से पहले उसका हाथ छुड़वाया। अब बहुत अच्छा लग रहा है, दक्ष ने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। तुमने कहा था कि तुम्हारी 5 पत्नियां हैं। शुन उसके पास आए और उसने कुछ ऐसा बताया जो उसे अजीब लगा। हाँ, मेरी 5 पत्नियां हैं, जब तक कि मैं किसी को भूल ना जाऊं। मिंगू, जक, विंगजू में और जुन है, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो ये बहुत अजीब लगता है कि मेरे पास इतनी सारी महिलाएं हैं। जब मैं इसके बारे में जोर से बोलता हूं तो संख्या अधिक लगती है, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। चेह, मुझे उस सूची से बाहर रखो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, मैं तुम्हारी मालकिन हूं, जुन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। दक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास
खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। तो फिर मेरी पत्नी बन जाओ। दक्ष ने उसके कान में फुसफुसाना परेशान करना बंद कर सकती हो, मैं किसी बच्चे से संबंधित नहीं होने जा रही हूँ, जून ने जवाब दिया। लेकिन उसने दक्ष की गोद से उतरने का कोई प्रयास नहीं किया। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं एक आदमी हूँ और तुम मेरी औरत हो। तुम उम्र में मुझसे बड़ी हो सकती हो लेकिन इससे तथ्य नहीं बदलता, तुम सबसे लंबे समय से मेरे साथ हो और मैंने तुम्हें कभी किसी ऐसे व्यक्ति से कम नहीं समझा जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, संभवतः मिंगू से भी ज्यादा, क्योंकि तुम तब मेरे साथ थी जब मैं सचमुच कुछ भी नहीं था, दक्ष ने कहा और अपने होंठ उसके कानों के करीब ले गया। तुमने कई मौकों पर मेरी मदद की है और कई मौकों पर मुझे परेशान भी किया है। तुमने कई मौकों पर चीजें आसान की है और कई मौकों पर चीजें मुश्किल भी की हैं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जो मैं हमारी यात्रा के बारे में साझा करूं और तुम्हारे अलावा कोई बेहतर साथी नहीं है। जी मैं पसंद करूं, दक्ष ने उसे गले लगाते हुए कहा और अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। आज गायब मत हो जाना, दक्ष ने धीमी आवाज में कहा और उसने धीरे से जून की गर्दन को चूमा। जून का चेहरा लाल हो गया और वह बेचैन होने लगी, मानो वह एक ही समय पर जाना भी चाहती थी और नहीं भी जाना चाहती थी। दक्ष ने उसके गालों और गर्दन को चूमा, फिर उसने धीरे से उसके माथे को चूमा, उसने उसकी नाक को चूमा और धीरे से अपने होंठ उसके होठों के करीब ले आया। दक्ष उसे चूमने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुल गया। जून ने आवाज सुनी और गायब हो गई। दक्ष का चुंबन खाली हवा में गिरा। गलत समय है लेडी, दक्ष ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। उसने वहां एक लड़की को खड़ा देखा, यह वही लड़की थी जिसने उसके सिर पर 2 बार वार किया था। उसके सुनहरे बाल और सुंदर चेहरा था, उसके अर्धपदर्शी पंख सुंदर लग रहे थे। दक्ष ने देखा कि लड़की उसके चेहरे की ओर नहीं देख रही थी बल्कि उसकी नजर नीचे थी। दक्ष ने नीचे देखा जहां वह देख रही थी और उसने देखा कि उसका छोटा लड़का सीधा खड़ा था। तुम्हें वास्तव में कुछ घंटों बाद आना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम आओगे तो इस बेचारे को अब सोने के लिए रोना पड़ेगा, दक्ष ने मजाक में कहा। अल्पविराम गुस्ता सानुमाली भी, लड़की ने उसकी ओर देखते हुए अपनी उंगलियां उसके चेहरे की ओर उठाते हुए कहा। दक्ष ने एक गहरी सांस ली और फिर एक लंबी आह भरी। देखो महिला, मैंने यह एक बार कहा है और मैं इसे 100 बार कह सकता हूँ, मुझे आपकी कहीं एक भी बात समझ में नहीं आए और मैं जल्द ही इसे सीखने वाला भी नहीं हूँ, दक्ष ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने समझाने की कोशिश क्यों की, क्योंकि वह जानता था कि लड़की के दिल में कुछ भी नहीं घुसेगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना समय बर्बाद कर रहा था। इस बार लड़की ने कुछ नहीं कहा, इसके बजाय वह उसके करीब जाने लगी और उसके पास बैठ गई और उसे देखने लगी। मुझे मत बताओ कि तुम सच में मुझे चाहती हो, दक्ष ने उलझन में पूछा, क्योंकि उसने उसे अपने पास बैठे देखा था। दक्ष को पहले से ही कुछ संदेह था, क्योंकि उसने पहले भी उसे चूमा था। उसे आश्चर्य हुआ कि लड़की वास्तव में उसे पसंद करती है। महिला ने फिर से अपना चेहरा उसके करीब लाया और उसे चूमा। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? क्या वे राजकुमारी से मुझसे शादी करने जा रहे हैं? दक्ष ने सोचा, लेकिन उसने लड़की को पीछे नहीं धकेला। यह उनके घर में घुलने मिलने और यह पता लगाने का एक मौका हो सकता है कि मुझे क्या चाहिए। उसे पीछे धकेलने के बजाय उसने उसे चूमा और अपनी बहू उसकी पीठ पर लपेट ली। आश्चर्य की बात यह है कि इस बार लड़की ने ही उसे पीछे धकेला। अरे तुम ही थी जिसने मुझे सबसे पहले चूमा था, दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए कहा। यह समझना था, लड़की ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। समझे क्या, तुम किसी को इतनी आसानी से चूम नहीं सकते। एक मिनट रुको, क्या तुमने अभी मेरी भाषा में बात की? दक्ष ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन? हाँ, मैंने तुम्हारी भाषा में बात की, इसीलिए मैंने तुम्हें 2 बार चूमा, लड़की ने कहा। चुंबन से तुम्हें दूसरों की भाषा समझने में मदद मिल सकती है, दक्ष ने उससे पूछा। तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को चुनूं जो बदसूरत पुरुष जैसा दिखता है? मुझे अपनी माँ को अनुमति लेने के लिए मनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि केवल मेरे और मेरी माँ के पास ही यह शक्ति है। ये सब तुम भाषा सीखने के लिए था, लड़की ने आंखें घुमाते हुए कहा। वह ठीक है, अब जब वह इसका जिक्र करती है तो मुझे याद आता है, मैंने एक बार सुना था कि अंतरिक्ष के बीच कई आयामों में कुछ अजीब प्रजातियां रहती हैं जिनके पास अजीब शक्तियां होती हैं। जिन शक्तियों के बारे में मैंने सुना था उनमें से एक चुंबन के माध्यम से अन्य प्रजातियों की भाषा सीखना था, जुन ने अचानक दक्ष से कहा। बहुत बढ़िया जुन, इतनी जल्दी? दक्ष ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया। मैं तुम्हें बता दूं, लोग मुझे अपने घर में सुंदर कहते हैं। मुझे लगता है कि सुंदर और बदसूरत की तुम्हारी अपनी परिभाषा है, दक्ष ने लड़की को जवाब देते हुए अपना सिर हिलाया। खैर, यह अच्छी बात है कि अब तुम्हें समझ आ गया है। मुझे बताओ कि मैं कहाँ हूँ और तुम्हारा नाम क्या है? दक्ष ने लड़की से पूछा। तुम हमारे देश में हो, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। तुम कौन हो? तुम उनके जैसे ही दिखते हो, लेकिन तुम्हारे पास पंख कान नहीं है, लड़की ने जवाब में पूछा। ठीक है, चूंकि आप मेजबान हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा और फिर मुझे उत्तर देने की आपकी बारी है, दक्ष ने लड़की से कहा और फिर उसने उसे कुछ और स्पष्टीकरण देना शुरू किया। मैं दक्ष हूँ, मैं एक अलग दुनिया से हूँ, मैं एक अलग दुनिया की यात्रा कर रहा था, लेकिन गलती से मैं इस जगह पर पहुंच गया। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अंतरिक्ष के बीच कहीं हूँ, उन्होंने समझाया। अब मेरे सवाल का जवाब दो, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? दक्ष ने पूछा। किसी दूसरी दुनिया से कोई? ये तो अविश्वसनीय लगता है, लड़की ने चेहरे पर संदेहास्पद भाव लाते हुए उत्तर दिया। तुमने पहले ही कहा था कि तुमने इस जगह पर मेरे जैसा कोई नहीं देखा, कम से कम तुम्हें इस बात पर इतना संदेह तो नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ से नहीं हूँ। इसके अलावा तुम्हें मेरे सवाल का जवाब भी देना चाहिए, महिला, दक्ष ने लड़की की ओर देखते हुए कहा। मेरा नाम मिंगलन है, आप अंधेरी परियों की भूमि में है, लड़की ने जवाब दिया। अंधेरे परियों की भूमि? क्या तुम लोगों के पास अंतरिक्ष से संबंधित कोई चीज़ है जो मुझे वापस जाने में मदद कर सके? मैंने कोशिश की, लेकिन मैं इस जगह में फंस गया हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अंतरिक्ष से संबंधित किसी चीज़ की जरूरत है, ये कोई पौधा या कुछ
भी हो सकता है, क्या तुम्हारे पास ऐसी किसी चीज़ के बारे में कोई विचार है? दक्ष ने लड़की से पूछा। अंतरिक्ष, मुझे इसके बारे में कुछ पता है, लेकिन मैं आपकी मदद क्यों करूं? लड़की ने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। इसे एक अच्छे काम की तरह ही समझो, तुम बुरे इंसान नहीं लगते। जाने से पहले मैं तुम्हें बदले में कुछ अच्छा दूंगा। दक्ष ने कहा, तो क्या तुम सचमुच इस जमीन के बारे में कुछ नहीं जानते? लड़की ने उससे फिर पूछा। मैं केवल इतना जानता हूँ कि यह काली परियों की भूमि है, और वह भी इसलिए क्योंकि तुमने मुझे बताया था। दक्ष ने उत्तर दिया, मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ कि मैं कोई दुश्मन या बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं बस ये जगह छोड़कर घर वापस जाना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। दक्ष ने लड़की से कहा और उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में मासूमियत से देखा। मैं अपनी माँ से बात करूंगी, तब तक यहीं रहो और परेशानी मत खड़ी करो, लड़की ने कहा और वापस जाने के लिए मुड़ी। वह जाने ही वाली थी कि उसने पीछे मुड़कर देखा और भौं सिकोड़ ली। तुमने अपना हाथ कैसे छुड़ाया? उसने पूछा। रस्सी मेरे हाथ को चोट पहुंचा रही थी, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, मैं एक अच्छा आदमी बनकर यहाँ बैठूंगा, दक्ष ने कहा और वह एक मासूम बच्चे की तरह अपने घुटनों पर हाथ रखकर रस्सी पर बैठ गया। लड़की ने कुछ क्षण तक उसकी ओर देखा और फिर वहां से निकलकर दरवाजा बंद कर लिया। अगर वह मेरी मदद करे तो अच्छा होगा, इससे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, दक्ष ने बिस्तर पर लेते हुए कहा। जून, क्या तुम डाक परियों के बारे में जानती हो? दक्ष ने जून से पूछा। नहीं, मैंने आयामों के बीच के क्षेत्रों और वहां रहने वाली प्रजातियों के बारे में केवल कुछ स्पष्ट सामान्य यकृत बातें सुनी हैं। मैं केवल नाम और गुणों से कुछ अधिक शक्तिशाली प्रजातियों के बारे में जानता हूं, और डाक परियों को उनमें से एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उनके बारे में नहीं जानता। जून ने दक्ष को उत्तर दिया। वे अच्छे लोग लगते हैं, उन्होंने मुझे कुछ बार बेहोश करने के अलावा वास्तव में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है, दक्ष ने धीमी आवाज में कहा। और ठीक है, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? मुझे मत बताओ कि तुम अब मुझसे डर गए हो, दक्ष ने कहा, क्योंकि उसने अचानक देखा कि जूनन जवाब दे रहा था लेकिन अब उसके सामने नहीं आ रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन मेरे लिए बाहर आने का कोई कारण नहीं है, जुन ने तटस्थ स्वर में उत्तर दिया। खैर, क्या तुम्हें उसकी बात पर विश्वास है? उसने दक्ष से पूछा। 100% तो नहीं, लेकिन हाँ, उसने जो कुछ कहा उसमें से अधिकांश मुझे विश्वसनीय लगता है। मुझे अभी भी अंतरिक्ष से संबंधित वस्तु के बारे में संदेह है, शायद वह सच कह रही है या शायद वह झूठ बोल रही है, हम जल्दी पता लगा लेंगे, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हाँ, ऐसा नहीं लगता कि वह तुम्हें चोट पहुंचाने वाली है, लेकिन ये बहुत सरल लगता है। वे बिना किसी कारण के ऐसे एनबी की मदद क्यों करेंगे, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी दूसरी प्रजाति से हो? यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, जून ने कहा, जैसे वह जोर से सोच रही हो। दक्ष उठकर दरवाजे की ओर चला गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन पाया कि वह बंद था, जैसा कि उम्मीद थी, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा और वापस मुड़कर बिस्तर की ओर चला गया। वैसे आपके सवाल का जवाब देते हुए, वे बिना किसी कारण के किसी अजनबी की मदद नहीं करेंगे, कोई भी इतना दयालु नहीं होगा, कम से कम इतना दयालु तो नहीं कि किसी दूसरी प्रजाति के उस अजनबी को चूम ले। उन्हें मुझसे भी कुछ चाहिए, मुझे ऐसा ही लगता है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। मैं भी यही सोचता हूँ, यहाँ सब कुछ इंद्रधनुष और ज्ञान जैसा नहीं है, शायद उन मासूम जगहों के लालच है, जुन ने बड़बड़ा हुए कहा। जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या चाहते हैं, जब तक यह मुझे मेरे उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करता है, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। इस बीच में उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों के बारे में जान सकता हूं, ताकि अगर समय आए जब वे मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करें तो मैं उन पर हमला कर सकूं, दक्ष ने बिस्तर पर लेटते हुए धीरे से कहा। मैं यहाँ से जल्दी काम खत्म करके भूत मंदिर वापस जाना चाहता हूँ, वहाँ बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें इंतजार कर रही है और मैं इस जगह के ज्ञान के बिना सफल नहीं हो सकता। चूंकि आप इस जगह के बारे में नहीं जानते, इसलिए मैं फिलहाल केवल उन पर ही निर्भर रह सकता हूँ, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब दक्ष कमरे के अंदर इंतजार कर रहा था तो उसे कमरे के बाहर से आते जाते कदमों की आवाजें सुनाई देती रही। ऐसा लग रहा था जैसे गार्ड कमरे के बाहर मार्च कर रहे थे, संभवतः कमरे पर नजर रखने के लिए। मुझे लगता है कि मेरे पास एक विचार है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह उन पर काम करेगा या नहीं, मुझे आपके सुझाव की जरूरत है। अगर यह काम करता है तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा, दक्ष ने जून से कहा। क्या विचार है, शून्य ने दक्ष से पूछा। जब वह फिर से उसके सामने आई, उसके चेहरे पर अभी भी लालिमा दिख रही थी। कैटी, मैंने बहुत समय से उस छोटे लड़के को नहीं बुलाया है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं उसे इन डार्क फेरीज के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वह उन पर उसी तरह असर डाल सकता है जैसे वह साधकों और मनुष्यों पर करता है, दक्ष ने सुझाव दिया और उसने जून की ओर देखा। दिल खाने वाला कीड़ा, मुझे लगता है कि वह यहाँ भी प्रभावी होगा, लेकिन इसके असफल होने का खतरा है, जून ने जवाब दिया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये जोखिम उठा सकती हो? जून ने दक्ष की ओर भौंसिकुड़ कर देखते हुए पूछा। ये सच है, अगर यह विफल हो जाता है तो मैं मूल रूप से डाक परियों के साथ अपनी दुश्मनी स्थापित कर लूंगा, लेकिन अगर यह सफल होता है तो मुझे एक अंदरूनी सूत्र तक पहुंच मिल जाएगी, दक्ष ने ये सोचते हुए कहा। अगर मैं कोशिश करूं तो सफलता की क्या संभावना है, दक्ष ने जून से पूछा। यदि आप जीवन भक्षी कीट को उनके हृदय के अंदर जाने में सहायता कर सके तो सफलता की संभावना 90% से अधिक होगी, शून्य ने उत्तर दिया। यह एक उचित संख्या है, ठीक है, मैं ये करूंगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह दरवाजे की ओर गया और उसे खटखटाया। वह खटखटा रहा लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लगता है उन्हें मुझे अनदेखा करने के लिए कहा गया है, मैं केवल अंदर ही इंतजार कर सकता हूँ, मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मिंगलन अंदर नहीं आ जाती। चूंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो मेरी भाषा समझती है, इसलिए ये योजना केवल उसके साथ ही काम कर सकती है, दक्ष ने फिर से अपने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। मुझे इसके लिए किसी और की भी जरूरत है, लेकिन मैं उसे बाहर नहीं लाना चाहता, वह बाहर आते ही मुझे कोसना शुरू कर देगा, दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ रिंग की ओर
देखते हुए कहा। उसने अपनी चेतना को अपने प्राचीन वलय के पशु क्षेत्र के अंदर भेजा और उसके चारों ओर देखना शुरू कर दिया। इतने सारे संसाधन, लेकिन मैं इस जगह में प्रवेश नहीं कर सकता, संसाधनों को बाहर भी नहीं ले जाया जा सकता। ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं इन दुर्लभ जड़ी बूटियों में से कुछ का स्वाद ले सकूं या इस जगह पर खेती कर सकूं। दक्षिणी क्षेत्र में विभिन्न जड़ी बूटियों को देखते हुए सोचा, और वहाँ लिटिल स्नो है। मुझे लगता है कि यह छोटी सी लड़की अब मेरे बारे में सोचती भी नहीं है। वह जब चाहे बाहर आ सकती है, लेकिन आजकल वह सिर्फ अंदर ही रहती है। पहले मुझे उससे बात करने दो, दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा। जब उसने लिटिल स्नो को जानवर के क्षेत्र में सोते हुए देखा, वह उसे प्राचीन रिंग से बाहर ले आया। जैसे ही वह पशु क्षेत्र से बाहर आई, छोटी सी बर्फ उसकी गोद में आ गिरी। वह दक्ष के चेहरे को देखते हुए फुसफुसाए, तुम छोटी बच्ची, क्या तुम मुझे भूल गई हो? तुम मुझसे मिलने कभी बाहर क्यों नहीं आती? दक्ष ने अपने हाथों में उस रोएदार जीव को घूरते हुए पूछा। अल्पविराम ममम। लिटिल स्नो दक्ष की गोद में लेट गई और उसके सिर को सहलाने का आनंद लेने लगी। काफी समय हो गया है, लेकिन तुम अब भी उतनी ही बूढ़ी दिखती हो जितनी पहले दिखती थी। क्या तुम बड़ी होकर ऐसी ही दिखोगी? दक्ष ने लिटिल स्नो से पूछा, हालांकि वह जानता था कि वह जवाब नहीं देगी। लिटिल स्नो ने असमंजस में उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, बस ओरियन को देखो। जब वह लड़का छोटा था, मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे जितना ही छोटा था, और अब वह बहुत बड़ा है। क्या तुम भी उसके जितनी बड़ी हो जाओगी? दक्ष ने लिटिल स्नो से पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे लिटिल स्नो ने उसकी बातें सुन ली हो। जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, उसकी आंखें लाल रंग में चमकने लगी, उसका फर भी रंग बदलने लगा क्योंकि वह बर्फ सफेद से गहरा होने लगा। क्या बकवास है? दक्ष ने आश्चर्य से कहा, और वह अचानक खड़ा हो गया। छोटी बर्फ जमीन पर उतरी, लेकिन वह लगातार बड़ी होती गई। कुछ समय बाद उसने रंग बदलना बंद कर दिया। उसका फर काले रंग का सबसे गहरा रंग था, जो रात से भी ज्यादा काला लग रहा था। उसके पंजे ओरियन के पंजों से भी ज्यादा तीखे थे। हालांकि उसकी ऊंचाई ओरियन जितनी ही थी, वह अब बिल्कुल ओरियन जैसी ही लग रही थी, बस पहले से ज्यादा भयंकर। दक्ष को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने देखा कि उसके सामने क्या हुआ था। क्या बकवास है? क्या वह ओरियन के साथ अपना स्थान बदल सकती है? दक्ष ने अपने चेहरे पर एक असंभव भाव के साथ पूछा, क्योंकि वह जान क्षेत्र के अंदर देख रहा था। उसने सोचा कि वह संभवतः जानवरों के क्षेत्र में टेलीप हो गई है और उसने रान को यहाँ बुलाया है, और वह उसके बदलते आकार के बारे में भ्रम कर रहा था। उनका यह भी मानना था कि वह भ्रम पैदा करने में सक्षम थी। दक्ष को तब और भी अधिक आश्चर्य हुआ जब उसने असली रान को पशु क्षेत्र में सोते हुए पाया। दक्ष ने लिटिल स्नो की ओर देखा, जो रान की तरह देख रही थी। यह एक भ्रम होना चाहिए, आपके अंदर भी एक भ्रम तत्व है। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, जैसे कि वह उसे कोई बहाना दे रहा हो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, चूंकि उसके पास भ्रम का नियम था, इसलिए वह उस कमजोरी को भी जानता था। भ्रम के नियम के कारण व्यक्ति को कुछ ऐसा दिखाई देता था जो वास्तव में वहां नहीं था, लेकिन जब कोई उसे छूने की कोशिश करता था तो सच्चाई आसानी से उजागर हो जाती थी। क्योंकि भ्रम सिर्फ एक भ्रम था, उसे छूना संभव था। दक्ष का मानना था कि जब वह लिटिल स्नो को छूने की कोशिश करेगा तो उसे पता चलेगा कि उसकी आकृति भी वैसी ही है और रान सिर्फ एक भ्रम है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर लिटिल स्नो को छुआ, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाव भाव बदल गए। दक्ष को पता चला कि यह कोई भ्रम नहीं था, जो कुछ वह देख रहा था वह वास्तव में था। लिटिल स्नो एक शैतान शिकारी जानवर में बदल गया था। उसने जून की ओर देखा, उससे जवाब पाने की उम्मीद में, लेकिन वह उससे भी ज्यादा हैरान लग रही थी। वह लगातार बुदबुदा रही थी कि यह असंभव है। जून, यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? दक्ष ने उससे पूछा। ऐसा कुछ जो असंभव होना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कोई मतलब नहीं है। उसने लिटिल स्नो को खाली नजरों से देखते हुए कहा, क्या असंभव है? क्या हो रहा है? बताओ मुझे, दक्ष ने उससे पूछा। वह चिंतित होने के साथ साथ अधीर भी हो रहा था। प्राचीन असंख्य जानवर। जून ने लिटिल स्नो की ओर इशारा करते हुए ये 4 शब्द बुदबुदा आए। प्राचीन असंख्य जानवर, वह क्या है? दक्ष ने उससे पूछा। जून ने गहरी सांस ली और अपनी तेज धड़कन को शांत करने की कोशिश की। इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं, मुझे ये पुष्टि करनी होगी कि लिटिल स्नो वास्तव में प्राचीन असंख्य जानवर है या नहीं। क्या तुम उसे कह सकते हो कि वह पहले जैसी दिखती थी? जून ने दक्ष से कहा। दक्ष ने लिटिल स्नो की ओर देखा, जो उस रोएदार छोटे जीव से बिल्कुल अलग दिख रही थी। छोटी स्नो, क्या तुम वापस वैसी ही हो सकती हो जैसी तुम पहले दिखती थी? यह रूप ओरियन पर छोड़ दो, तुम जैसी थी मुझे तुम वैसी ही अच्छी लगती हो। दक्ष ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ छोटी स्नो से कहा। लिटिल स्नो ने दक्ष को देखा और अपना सिर हिलाया। जैसे जैसे वह छोटी होने लगी, उसकी लाल आंखें अपने सामान्य रंग में वापस आ गई। उसके शरीर का आकार बदलने लगा, उसके पंजे गायब होने लगे और उसका फर काले से सफेद होने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कुछ सेकंड के बाद वह अपनी प्यारी सी छवि में वापस आ गई। दक्ष ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसके मुलायम सिर को सहला शुरू कर दिया, जिससे वह रोने लगी। अब मैं तुम्हें इसी तरह पसंद बंद करता हूँ, दक्ष ने लिटिल स्नो से कहा। उसने पीछे मुड़कर जून की ओर देखा, वह वापस आ गई है। क्या तुम मुझे अब बता सकती हो? दक्ष ने जून से पूछा। हालांकि जून ने खुद को शांत करने की कोशिश की थी, फिर भी वह पूरी तरह से शांत नहीं थी। यह सही है, वह प्राचीन असंख्य जानवर है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अंडे में प्राचीन असंख्य जानवर होगा। जून ने बड़बड़ा हुए कहा। प्राचीन असंख्य जानवर क्या है? दक्ष ने उससे पूछा। उसे अभी भी नहीं पता था कि उसका क्या मतलब था। उसे बस इतना समझ में आया कि वह कोई थ्रियल मून कैट नहीं थी और वह एक अलग प्रजाति थी जो आकार बदलने में सक्षम थी। हालांकि यह एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि जून इतना हैरान क्यों था। पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद तुम समझ जाओगे। मैंने इसके बारे में गुरु से सुना था जब वे किसी से बात कर रहे थे। शून ने उत्तर दिया। आपके गुरु? क्या आपका मतलब इस वंश के मूल स्वामी से है? तब तो कहानी महाकाव्य जैसी होगी।
कहानी क्या है? दक्ष ने उससे पूछा। ये 2 प्राचीन जानवरों के बारे में है, इन्हें आप 9 देव जानवरों के पूर्वज कहते हैं। जुन ने दक्ष के पास बैठते हुए कहा, कहानी कुछ इस तरह है, जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था तब 2 प्राणी थे। आप उन्हें सच्चे देवता या प्राचीन प्राणी कह सकते हैं। वे 2 प्राणी ही थे जिन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया। उन्होंने प्रकृति रह जीवन मूल रूप से वह सब कुछ बनाया जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वे सच्चे निर्माता थे। आप पहले से ही कल्पना कर सकते हैं कि वे कितने शक्तिशाली रहे होंगे, क्योंकि वे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते थे। जुन ने कहा, वाकई बहुत मजबूत। दक्ष ने इस बारे में सोचते हुए कहा, वह केवल कल्पना ही कर सकता था कि वे कितने मजबूत होंगे। हाँ, लेकिन उनके बारे में कोई नहीं जानता। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे गो को इसके बारे में कैसे पता चला, लेकिन उन्होंने 2 प्राणियों के बीच किसी बहस के बारे में बात की थी इससे पहले कि वे इस ब्रह्मांड से गायब हो जाए और कभी ना मिले। गुरु ने कहा कि यह संभव है कि उन दोनों के बीच लड़ाई हुई हो और उन्होंने एक दूसरे को मार डाला हो। जुन ने समझाया, यह एक दिलचस्प कहानी है, लेकिन इसका 2 प्राचीन जानवरों और लिटिल स्नो से क्या संबंध है? दक्ष ने लिटिल स्नो की ओर देखते हुए पूछा। ऐसा कहा जाता है कि जब 2 प्राणियों में लड़ाई हुई तो उनके रक्त की बूंदें गिरी। एक सच्चे भगवान की रक्त की बूंद से एक प्राचीन जानवर अस्तित्व में आया, जबकि दूसरे सच्चे भगवान की रक्त की बूंद से एक और प्राचीन जानवर अस्तित्व में आया। जून ने दक्ष को बताया, उस दिन के बाद प्राचीन प्राणी गायब हो गए। उनके रक्त की बूंद से पैदा हुए 2 प्राचीन जानवर बड़े हो गए। 2 प्राचीन जानवरों में से एक प्राचीन असंख्य जानवर था जिसे अंधेरे का रक्षक कहा जाता था, और दूसरा प्राचीन इंद्रधनुष फीनिक्स था जिसे प्रकाश का रक्षक कहा जाता था। कहानी में उनके युद्ध के बारे में बताया गया है जो लाखों सालों तक चला था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन जीता? जुन ने दक्ष से पूछा। कौन? दक्ष ने पूछा। उसने इस कहानी के बारे में नहीं सुना था, इसलिए यह उसके लिए नया था। उसे नहीं पता था कि कौन जीतेगा। कोई भी नहीं जीता। अंत में उन दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। यही कारण है कि मैंने मास्टर से सुना था, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि उसके अंडे में प्राचीन असंख्य जानवर था। मुझे विश्वास होने लगा है कि उसने कहानी के कुछ हिस्से के बारे में झूठ बोला था। जू ने लिटिल स्नो को देखते हुए कहा, दिलचस्प। मुझे नहीं पता था कि इस छोटे से लड़के के पीछे ऐसी कोई कहानी है। इसमें एक असली भगवान का खून है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसे वश में कर पाया। ये कैसे संभव है? दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए पूछा। वह ये नहीं समझ पाया कि उसके लिए एक ऐसे जानवर को वश में करना इतना आसान कैसे था जिसने सचमुच प्रथम प्राचीन प्राणी के रक्त से जीवन प्राप्त किया था। छोटी लड़की, तुम बहुत खास हो। क्या तुमने लड़ाई लड़ी थी या तुम्हारे पिता ने? दक्ष ने मुस्कुराते हुए लिटिल स्नो को देखते हुए पूछा। वह देव जानवरों की पूर्वज है, जो अच्छी बात नहीं है, कसू ने दक्ष से कहा, और उसने चिंता से उसकी ओर देखा। यह अच्छा क्यों नहीं है? दक्ष ने चेहरे पर शिकन लिए हुए उसकी ओर देखते हुए उससे पूछा। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल को कुछ भी होता तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल ऑल नोबल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल नवल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, क्योंकि देव जानवर उसे मारने की कोशिश करेंगे अगर उन्हें उसके अस्तित्व के बारे में पता चल गया। जून ने दक्ष से कहा, और उसने अपना सिर हिलाया। क्यों? वह या तो उनकी पूर्व है या उनके पूर्वज की संतान। वे उसे क्यों मारेंगे? दक्ष ने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा। शक्ति के कारण। जुन में उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनने की क्षमता थी। वे चिंतित होंगे। ताकतवर लोग अनिश्चितता में जीना पसंद नहीं करते। वे किसी को उनसे ज्यादा शक्तिशाली बनते देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वे दूसरे दर्जे के अस्तित्व में आ जाएंगे। वे शासक नहीं होंगे, लेकिन लिटिल स्नो के अनुचर अगर वो उसी स्तर पर पहुंच गए, वे निश्चित रूप से उसे मारने की कोशिश करेंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, जुन ने दक्ष से कहा। जब मनुष्य अपनी क्षमता के कारण उस पर हमला कर सकते हैं तो जानवर फिर भी जानवर ही है। अगर उन्हें पता चल गया तो वे किसी पूर्वज जानवर जैसे व्यक्ति को ब्रह्मांड में पनपने नहीं देंगे। जुन ने कहा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वे उसे ढूंढ पाएंगे। जब तक वह अपना रूप नहीं बदल तब तक कोई नहीं जान पाएगा कि वह एक प्राचीन असंख्य जानवर है। दक्ष ने जवाब दिया। छोटी लड़की, तुम वापस जा सकती हो और अभी आराम कर सकती हो। मैं तुम्हें बाद में बाहर ले आऊंगा। दक्ष ने बुदबुदाते हुए छोटी बर्फ के माथे को चूमा और फिर उसे जानवरों के क्षेत्र में वापस भेज दिया। मुझे नहीं लगता कि तुम इस बात को समझते हो कि तुम्हारे हाथ में क्या है। ये सचमुच ब्रह्मांड का भविष्य बदल सकता है। एक जानवर जो किसी भी भगवान, जानवर या यहाँ तक कि किसी ऐसे व्यक्ति का रूप ले सकता है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया हो, उसकी वजह से बहुत सी चीजें बदल सकती हैं। जुन ने बड़बड़ा हुए कहा, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह एक अच्छी लड़की है, वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो मैं उसे करने के लिए ना कहूँ। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, चूंकि प्राचीन असंख्य जानवर मौजूद है, इसलिए प्राचीन इंद्रधनुषी फीनिक्स के अस्तित्व की भी संभावना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उससे नहीं मिलेंगे। कहानी से ऐसा लगता है कि अगर वह प्रकट हुई तो वह हमारी दुश्मन होगी। दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह तो पक्का है। जुन ने जवाब दिया, वे दुश्मन बनने के लिए ही पैदा हुए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिटिल स्नो वही प्राचीन असंख्य जानवर है या उसका वंशज है, लेकिन मुझे लगभग पूरा यकीन है कि दुश्मनी उनके खून में गहराई से निहित होगी। हालांकि यह आपके पक्ष से काफी मेल खाता है। प्राचीन असंख्य जानवर को अंधेरे के रक्षक के रूप में जाना जाता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समाप्त हुई जो अंधेरे के नियम को समझता था। यह सबसे अच्छा विकल्प लगता है। अगर हम उस तर्क से चलते हैं तो प्राचीन इंद्रधनुष फीनिक्स किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समाप्त हो सकता है जो प्रकाश के पक्ष में है। जन ने मुस्कुरा हुए कहा, प्रकाश? शायद इस दुनिया में कहीं प्रकाश भी हो, हालांकि मुझे इस पर बहुत संदेह है। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इतना शुद्ध हो कि उसे प्रकाश माना जा सके। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है इस ब्रह्मांड में।
हर एक प्राणी के दिल में थोड़ा अंधेरा जरूर होता है, हर किसी के पास लालच, इच्छाएं या गुस्सा होता है। प्रकाश की तरफ बने रहने की तुलना में अंधेरे में डूब जाना बहुत आसान है, दक्ष ने बिस्तर पर लेते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, प्राचीन इंद्रधनुषी फीनिक्स को ही देख लीजिए। आपने कहा कि यह प्रकाश का रक्षक था, लेकिन क्या इसने पैक दुश्मनी जैसे तुच्छ कारणों से किसी अन्य जीव से लड़ाई नहीं की? इससे पहले ही पता चल गया है कि प्रकाश के रक्षक के पास अंधकार भी था। हो सकता है कि आप जो कहते हैं वह सच हो, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी संभव है, यहाँ तक कि जिनके दिल में अंधेरा है वे भी प्रकाश के वाहक हो सकते हैं, क्योंकि प्रकाश मेरे विचार से सिद्धांतों के बारे में अधिक है। वैसे भी मैं केवल यह आशा कर सकती हूँ कि ऐसा कोई नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश का नियम आपके अंधकार के नियम का मुकाबला कर सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास प्रकाश का नियम और प्राचीन इंद्रधनुषी फीनिक्स है, तो वह आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, जून ने जवाब दिया, और उसने दक्ष को खतरों की याद दिलाई। ये बस एक छोटी सी दुर्लभ संभावना है, मुझे नहीं लगता कि यह संभव है जब तक कि मेरी किस्मत इतनी खराब ना हो। भले ही यह संभव हो और ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद हो, मैं आपको बस एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी रोशनी मुझे हरा नहीं सकती। मैं अपनी मंजिल तक पहुँचने से पहले नहीं गिरूंगा। अगर ईश्वर का बेटा भी मेरा सामना करने आए तो मैं उसका भी उतनी ही ताकत से सामना करूंगा। मैं मर सकता हूं, लेकिन मैं लड़ते हुए मरूंगा, और मरने से पहले मैं उस व्यक्ति को मार दूंगा। दक्ष ने छत की ओर देखते हुए कहा, उम्मीद है वह क्षण नहीं आएगा, लेकिन भविष्य की यही एकमात्र समस्या नहीं है, एक तूफान है और यह होने वाला है। जुन ने अपनी बात पूरी करने से पहले ही आह भरते हुए कहा। वह गायब हो गई और कुछ भी नहीं बोली। दक्ष बिस्तर पर लेटा हुआ सोच रहा था कि अभी क्या हुआ। उसे विश्वास था कि वह लिटिल स्नो को जानता है, लेकिन उसने जो देखा उसने उसकी धारणा को उलट दिया। लिटिल स्नो की रक्त रेखा सामान्य देव श्रेणी से भी अधिक थी। उसने अभी तक उस स्तर की रक्त रेखा के बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन जुन के अनुसार लिटिल स्नो की रक्त रेखा पूर्वज स्तर की थी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके अपने वंश का ग्रेड क्या है। पहले उसे लगता था कि यह भगवान के ग्रेड से बस थोड़ा कम है, लेकिन अब उसे इस पर भी संदेह होने लगा था। छोटी स्नो जब बड़ी होगी तो बहुत शक्तिशाली होगी। एक जानवर किसी भी जानवर में बदल सकता है, वह ड्रैगन या फीनिक्स भी बन सकती है। ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया हो। अब जब मुझे पता चला है कि थरियल मूनकैट उसका असली रूप नहीं है, तो मैं उसके असली रूप के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया हूँ। प्राचीन असंख्य जानवर का असली रूप क्या है? क्या वह खुद इसे जानती है? बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन मैं उसे बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करने दूंगा। अगर किसी को उसके बारे में पता चल गया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। दक्ष ने बड़बड़ा हुए कहा, मुझे पहले से ही नश्वर प्राणियों से निपटने में परेशानी हो रही है। मैं नहीं चाहता कि देव जानवर मुझे भी मार डाले। उसने बैठते हुए कहा, तरानकन तारांकित सिंहासन पर बैठा था। सिंहासन हड्डियों से बना था और चमड़े से ढका हुआ था। ये ड्रैगन राजा का सिंहासन था, जो ड्रैगन कबीले का राजा था। ड्रैगन कबीला 9 भगवान जानवर कुलों में से एक था। इसे 9 भगवान जानवर कुलों में सबसे मजबूत कबीला माना जाता था, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें व्हाइट टाइगर कबीले के साथ 2 अधिपति कुलों में से एक मानते थे। सिंहासन पर बैठा हुआ आदमी 40 साल का लग रहा था। उसके लंबे नीले बाल थे जो कंधों तक आते थे। वह आदमी बहुत मोटा नहीं लग रहा था, लेकिन लोगों को पता था कि यह व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे वे अपमानित कर सके। सिंहासन पर बैठा आदमी सबसे मजबूत भगवान जानवर कुलों में से एक का राजा था। वह खुद ड्रैगन किंग था, ड्रैगन कबीले का अधिपति और 9 भगवान सितारों में से एक था। पहले वह 9 देव सितारों में से एक का उपयोग करता था, लेकिन अब वह 10 देव सितारों में से एक था, क्योंकि एक और सितारा प्रकट हुआ था जो किसी अन्य देव पशु राजा के जन्म या प्रकट होने का संकेत था। हालांकि केवल बहुत शक्तिशाली प्राणी ही 10वें तारे के प्रकट होने के बारे में जानते थे, इसलिए अधिकांश जानवर अभी भी यही सोचते थे कि केवल 9 ही देव पशु राजा थे। ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता था कि जिस सिंहासन पर ड्रैगन राजा बैठा था वह साधारण हड्डियों से नहीं बना था। नहीं, उसकी त्वचा साधारण थी। हड्डियां और त्वचा एक श्रेष्ठ प्राणी की थी। यह पहले ड्रैगन भगवान राजा के सबसे प्यारे बेटे की हड्डियां और त्वचा थी। इसे एक अनुस्मारक के रूप में उसके बेटे की त्वचा से बनाया गया था। यह एक अनुस्मारक था कि कभी किसी पर दया न करें। केवल उनकी पीढ़ी के ड्रैगन राजाओं को ही सिंहासन के बारे में कहानी पता थी और इसे जानबूझकर गुप्त रखा गया था। पहला ड्रैगन राजा एक दयालु राजा था जिसे हत्या करना पसंद नहीं था। उसे सबसे दयालु जानवर देवता के रूप में भी संबोधित किया जाता था। हालांकि यही दयालुता एक दिन उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। एक दिन कोई व्यक्ति ड्रैगन के राज्य में कुछ लेने आया, उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया, लेकिन चूंकि वह व्यक्ति जो चीज ले जा रहा था वह मूल रूप से बेकार थी और उसका अपराध इतना बुरा नहीं था, इसलिए ड्रैगन राजा ने उस व्यक्ति को सजा नहीं दी और उसे केवल चेतावनी देकर राज्य से जाने ने दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई और इसका उसे अपने अंतिम क्षण तक पछतावा रहा, क्योंकि वह व्यक्ति एक बार फिर ड्रैगन दायरे में प्रवेश कर गया था। वह व्यक्ति न केवल ड्रैगन क्षेत्र में प्रवेश कर गया बल्कि चोरी करने के लिए वह शाही महल के अंदर भी घुस गया। ड्रैगन राजा का बेटा उस समय अभी भी एक बच्चा था। ड्रैगन राजा के बेटे ने चोर को देखा और चोर ने छोटे बच्चे को मार डाला। चोर पकड़ा गया और मारा गया, लेकिन अपने बेटे की मौत ने ड्रैगन किंग को बुरी तरह प्रभावित किया। उसे लगने लगा कि यह सब उसकी गलती थी। अगर उसने उस व्यक्ति को पहले ही मार दिया होता तो उसका बेटा जिंदा होता। वह अपने अपराध बोध में डूब गया और लंबे समय तक ऐसे ही रहा। अल्पविराम पहला ड्रैगन राजा नफरत से भर गया। उसकी दयालुता गायब हो गई और वह और भी क्रूर हो गया, क्योंकि उसे अपनी कमजोरी से नफरत होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि यह वह क्षण था जब ड्रैगन राजा ने अपना दिमाग खो दिया था। उसने अपने बेटे की हड्डियों और अपने ड्रैगन फॉर्म की त्वचा का इस्तेमाल करके ये सिंहासन बनाया और रोजाना उस पर बैठता था। उसने इस सिंहासन को अपनी कमजोरी की वजह
वजह से होने वाली घटनाओं की याद दिलाने के लिए इस्तेमाल किया। ड्रैगन राजा ने ड्रैगन दायरे के पड़ोसियों पर भी युद्ध छेड़ना शुरू कर दिया और वह जीतता रहा। उसने ड्रैगन कबीले की ताकत बढ़ा दी। शुरुआत में ड्रैगन कबीले को सबसे कमजोर भगवान जानवर कबीला माना जाता था, लेकिन पहले राजा के शासनकाल के अंत तक ड्रैगन कबीला सबसे मजबूत भगवान जानवर कबीला के रूप में जाना जाने लगा था। उस समय कोई भी कबीला उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। जब ड्रैगन राजा ने अपनी शक्ति दूसरे बेटे को दी और उसे राजा बनाया तो उसने उससे केवल एक बात कही, वह ये कि अपने भाई के भाग्य को याद रखना और कभी कमजोर नहीं होना। तब से प्रत्येक ड्रैगन राजा ने नए राजा को शक्तियां हस्तांतरित करते समय ये कहानी सुनाए। वर्तमान ड्रैगन राजा भी इसी दर्शन को मानता था, लेकिन वह पहले राजा जितना सख्त नहीं था। उसने पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, लेकिन वह बल का उपयोग करके बाधा को हटाना पसंद करता था। वह कभी भी किसी गलती को माफ नहीं करता था। ड्रैगन राजा सिंहासन पर बैठा था। जब उसे कुछ महसूस हुआ वह अचानक उठ खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। 10वां देव पशु वो बुदबुदा आया। पहले दूसरों ने मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन इसकी ऊर्जा का स्तर इतना कम था कि मैं इसे महसूस भी नहीं कर सकता था, लेकिन अभी कुछ ही समय हुआ है और मैं इसे बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। ये बड़ा हो रहा है। इससे पहले कि यह संतुलन बिगाड़ दे मुझे इसे कुचल देना होगा। ड्रैगन किंग ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसकी ऊर्जा प्रकट होने के बाद गायब क्यों हो जाती है। उन्होंने भौंसा करते हुए कहा, मेरे सभी जनरल को यहाँ बुलाओ, साथ ही डार्क ड्रैगन को भी यहाँ लाओ। ड्रैगन किंग ने कहा जैसे वह किसी को आदेश दे रहा हो, लेकिन कमरे में कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। राजा अपने सिंहासन पर वापस बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद दो बूढ़े आदमी बड़े हॉल में आए। उन दोनों के सिर गंजे थे और दाढ़ी भी नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वे 60 साल के हैं। उन दोनों ने लंबे काले कपड़े पहने हुए थे जिन पर एक लंबा ड्रैगन बना हुआ था। आपने हमें बुलाया है महाराज? काले वस्त्र पहने पुरुषों ने राजा के सामने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे बताओ कि क्या तुमने 10वें देव जानवर की ऊर्जा को भी महसूस किया है? ड्रैगन राजा ने पुरुषों को देखते हुए कहा, हमने दोनों ने अपना सिर हिलाया। तुम दोनों 10वें देव जानवर का पता लगाने पर कब से काम कर रहे हो? ड्रैगन राजा ने पूछा। चूंकि 10वां तारा पैथिक आकाश में प्रकट हुआ है, काले वस्त्र भारी पुरुषों ने एक स्वर में उत्तर दिया। तो आप इतने लंबे समय से इस पर काम कर रहे हैं, क्या आपको यह मिल गया है? ड्रैगन राजा ने पूछा। बात कठिन है और हमने कुछ प्रगति की है। जब ड्रैगन राजा सिंहासन से गायब हो गया तो लोग फिर से बात कर रहे थे। अगले ही पल उन दोनों को ऐसा लगा जैसे उनकी गर्दन मौत के पंजे में जकड़ ली गई हो। ड्रैगन राजा ने उनकी गर्दन पकड़ ली और उन्हें हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। मैंने जो पूछा उसका उत्तर दो, क्या तुम्हें वह मिल गया है या नहीं? ड्रैगन राजा ने गरजते हुए कहा और अपनी गहरी आंखों से उन्हें घूरने लगा जिनमें थोड़ी सी भी दया नहीं दिख रही थी। क्या हमने नहीं किया? दोनों काले कपड़े पहने लोगों ने फिर से एक साथ कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक ही सोच रखते हो या कुछ और वे हमेशा एक ही समय पर बात करते थे। तो फिर मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें क्यों जीवित रखा है? अगर तुम वह एक काम भी नहीं कर सकते जिसमें तुम्हें अच्छा होना चाहिए, वह चीज़ बढ़ रही है और तुम ड्रैगन दायरे के सभी संसाधनों के साथ भी उसका पता नहीं लगा पाए हो। क्या मेरे ड्रैगन दायरे के लोग इतने बेकार हैं? ड्रैगन राजा ने उन लोग को घूरते हुए कहा। ठीक उसी समय और भी लोग बड़े हॉल में दाखिल हुए। उन्होंने ड्रैगन किंग को डार्क ड्रैगन से बात करते देखा और वे वहीं रुक गए। एक तरफ खड़े हो जाओ, पहले मुझे उनसे निपटने दो। ड्रैगन राजा ने ड्रैगन जनरल से कहा जिन्होंने आदेशों का पालन किया और एक तरफ खड़े हो गए। अल्पविराम, तुम दोनों ने अभी भी मुझे जवाब नहीं दिया है। अगर तुम एक भी काम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें क्यों जीवित रख रहा हूँ? ड्रैगन किंग ने फिर से दो डार्क रोबोट पुरुषों को हवा में उठाया और उन्हें फिर से जमीन पर पटक दिया, जबकि उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हमारे पास इसे खोजने का एक तरीका है, काले वस्त्रधारी लोगों ने उत्तर दिया। ड्रैगन राजा ने कहा, इससे पहले कि मैं गुस्से में तुम्हें मार डालूं, बोलो। हमने कुछ बनाया है। हमने कलाकृतियां बनाई हैं जिनका उपयोग हम उसे खोजने के लिए कर सकते हैं। दोनों व्यक्तियों ने उत्तर दिया। ड्रैगन राजा ने उनका गला छोड़ दिया और वापस सिंहासन की ओर चला गया तथा उस पर बैठ गया। मुझे इन कलाकृतियों के बारे में बताओ, ड्रैगन राजा ने सिंहासन पर बैठते हुए कहा। डार्क ड्रैगनस ने एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे ड्रैगन किंग को दे दिया। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उनके बारे में बताओ, क्या तुम मेरी बातें नहीं समझे? ड्रैगन किंग ने उन दो आदमियों को घूरते हुए कहा, हमने 10वें देव जानवर की ऊर्जा को ट्रैक करने के लिए ये कलाकृतियां बनाई हैं। हमने इन बक्सों को बनाने के लिए अपने पास मौजूद छोटे ऊर्जा नमूनों का इस्तेमाल किया। जैसा कि हमने कहा, सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर 10वां देव जानवर हमारे ट्रैक करने के लिए पर्याप्त समय तक नहीं टिकता है तो जो संकेत निकलते हैं वे बहुत लंबे होते हैं और समय वास्तव में हर बार कम होता है। डार्क ड्रैगनस ने कहा, हम उस जानवर की ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकते, इसलिए एकमात्र विकल्प दूरी कम करना है। ये कलाकृतियां उस उद्देश्य को पूरा करती हैं। ये हमें ये पता लगाने में मदद कर सकती है कि अगली बार जब 10वां देव जानवर अपनी ऊर्जा प्रकट करेगा तो वह कहाँ है। डार्क ड्रैगनस ने कहा, ये कैसे काम करेंगे? ड्रैगन किंग ने बॉक्स को देखते हुए पूछा। हमें प्रत्येक ग्रह पर इनमें से एक बॉक्स रखना होगा। चूंकि हम नहीं जानते कि 10वां देव जानवर किस ग्रह पर है, इसलिए हम केवल सभी ग्रहों को ही कवर कर सकते हैं। जब जानवर फिर से अपनी ऊर्जा छोड़ता है तो उस ग्रह पर मौजूद बॉक्स उसे पहचान लेगा और हमें वह संकेत भेजेगा। इसका उपयोग करके हम आसानी से उस ग्रह को ढूंढ सकते हैं जहां जानवर है। उसके बाद देव जानवर को ठीक से पहचानना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक बार हमें पता चल जाएगा कि वह किस ग्रह पर है तो हम दूरी कम कर पाएंगे। डार्क ड्रैगनस ने जवाब दिया, अच्छा, मुझे यह विचार पसंद आया, हम ऐसा करेंगे। सभी बक्से तैयार करने में कितना समय लगेगा? ड्रैगन राजा ने पूछा। अधिक से अधिक कुछ सप्ताह, डार्क ड्रैगन्स ने उत्तर दिया। मैं ये काम एक सप्ताह में पूरा करना चाहता हूँ, आपके पास केवल 7 दिन है। ड्रैगन किंग ने डार्क ड्रैगनस की ओर देखते हुए कहा। उसने अपनी नज़र ड्रैगन जनरल की ओर घुमा ली। आप सभी
अपने सबसे अच्छे ड्रैगन तैयार करेंगे। मैं चाहता हूं कि वे 8वें दिन नश्वर ग्रहों और छोटे ग्रहों और लों के लिए रवाना हो जाएं। उन्हें वहां बक्से लगाने होंगे। जहां तक तुम लोगों का सवाल है, तुम लोग बक्से लगाने के लिए व्यक्तिगत रूप से अमर दुनिया, स्वर्ग, दानव लोक और अन्य सभी देव जानवरों की भूमि पर जाओगे। ड्रैगन राजा ने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हें क्या करना है, मुझे ब्रह्मांड के हर कोने में बक्से चाहिए। जो असफल होगा वह मर जाएगा और उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। आपको इस मिशन के महत्व को समझना होगा। उन्होंने ड्रैगन जनरल को चेतावनी देते हुए कहा, कोई भी विफलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनरल ने अपना सिर हिलाकर ड्रैगन राजा को बताया कि वे निश्चित रूप से मिशन पूरा करेंगे। अभी चले जाओ और जो कुछ तुम्हें चाहिए उसे तैयार कर लो। मैं 8वें दिन 1 सेकंड की भी देरी नहीं देखना चाह। ड्रैगन किंग ने गाडो और डार्क ड्रैगनस की ओर देखते हुए घोषणा की। वे सभी हॉल छोड़कर चले गए। महाराज, क्या आपको लगता है कि जनरल उन बक्सों को हर जगह सफलतापूर्वक लगा सकते हैं? उनके लिए दानव क्षेत्र और स्वर्ग जैसी जगहों में प्रवेश करना मुश्किल लगता है। व्हाइट टाइगर कबीले का क्षेत्र भी मुश्किल है। अगर वे हमारे लोगों को अंदर घुसते हुए पकड़ लेते हैं तो कुछ आक्रोश भड़क सकता है, किसी ने कहा। लेकिन ड्रैगन किंग के अलावा कोई भी व्यक्ति अंदर दिखाई नहीं दिया। यह एक तरह से उनके लिए एक परीक्षा हो सकती है। यदि वे सफल होते हैं तो ठीक है, यदि वे असफल होते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा। ड्रैगन किंग ने अपनी आंखें बंद करते हुए जवाब दिया। तारक महत काउल्टर रॉयल बीस्ट कबीले 20 कबीलों के ऊपरी सोपान की तरह थे। वे थे जो जानवरों के बीच पदानुक्रम के शीर्ष पर थे। 50 से अधिक रॉयल बीस्ट कबीले थे जो अस्तित्व में थे। 9 कुल ऐसे थे जो शाही कुलों से ऊपर थे और उन्हें देव जानवर कुलों के नाम से जाना जाता था। जानवरों के मामले में वे देवताओं की तरह थे। उन सभी के पास भगवान की श्रेणी की रक्तर रेखा थी, लेकिन केवल उन कुलों के राजाओं के पास ही एक देव सत्ता की असली शक्ति थी जो राजाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाती थी। 9 देव जानवर कुलों में से एक भी ऐसा कबीला नहीं था जो 10वें देव जानवर तारे के प्रकट होने के बाद आश्चर्यचकित न हुआ हो, जो अन्य 9 देव जानवर सितारों की तुलना में और भी अधिक चमकीला था। एक भी देव जानवर कुल ऐसा नहीं था जो 10वें देव जानवर की खोज न कर रहा हो। वे सभी जानते थे कि इसका क्या मतलब है। चूंकि 10वां देव जानवर तारा अन्य देव जानवर तारों की तुलना में अधिक चमकीला था, इसका मतलब था कि 10वें देव जानवर की रक्त रेखा मूल के बहुत करीब थी। इसका यह भी मतलब था कि 10वें देव जानवर में उनसे कहीं अधिक क्षमता थी। यदि 10वां देव जानवर अपनी पूरी ताकत तक पहुंच सकता है तो वह सभी देव जानवरों पर हावी हो सकता है। 10वें देव जानवर कबीले का उदय क्षितिज पर था। यदि 10वें देव जानवर को नहीं रोका गया, और वे सभी इस बारे में चिंतित थे, इतने लंबे समय के बाद स्थापित संतुलन नष्ट हो जाएगा। यदि 10वें देव जानवर ने अन्यथा निर्णय लिया, 10वें देव जानवर को मजबूत होने देने के बजाय उसे मिटा देना बेहतर था। कम से कम अधिकांश देव जानवर राजाओं ने यही सोचा था। यही कारण था कि वे सभी 10वें देव जानवर की तलाश कर रहे थे। फिर भी सब कुछ ठीक नहीं था। हालांकि सभी 9 देव जानवर कबीले एक ही चीज चाहते थे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके मन में दूसरी योजना भी थी। 10वें देव जानवर को पहले खोजने से एक लाभ जुड़ा था और सभी 9 देव जानवर राजा उस लाभ को चाहते थे। वे 10वें देव जानवर को पहले ढूंढने की उम्मीद कर रहे थे जब वह कमजोर था, ताकि वे उसकी ताकत को सोख सके। अगर 10वां देव जानवर भोला था तो उनके लिए उसे अपनी शक्ति देना आसान था। वे सभी उस संभावना की उम्मीद कर रहे थे। लिटिल स्नो की खोज बढ़ गई थी और जैसे जैसे देव जानवर अधिक से अधिक उत्सुक होते गए, ये बदतर होने लगी। तारक महत का उल्टा करने जा रहा था। उसने सर्प सम्राट को बुलाया और उसे बताया कि उसे अपने विशेष कौशल का प्रयोग उस व्यक्ति पर करना होगा जो उसके संकेत के बाद कमरे में प्रवेश करेगा। सर्प सम्राट छोटा हो गया और कमरे के कोने में जाकर खड़ा हो गया तथा उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करने लगा जिसके बारे में दक्ष ने बात की थी। दक्ष भी मिंगलैंड के वापस आने का इंतजार करता रहा। मिंगलैंड के अनुसार वह अपनी मां के साथ दक्ष के बारे में चर्चा करने गई थी, इसलिए यह संभव था कि उसे पूरा दिन लग जाए, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी। हालांकि उसने खुद को लंबे इंतजार के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन वह वास्तव में ऊब नहीं रहा था क्योंकि सांप सम्राट लगातार बात कर रहा था। दक्ष को पहले लगता था कि अगर वह लंबे समय तक साधना नहीं करता या किसी से बात नहीं करता तो वह जल्दी उब जाता है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सांप सम्राट उससे 2 कदम आगे था। 10 मिनट भी इंतजार नहीं किया कि सांप सम्राट ने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वहने लगा था उस पल के बाद से वह कभी नहीं रुका। बातचीत का ज्यादातर विषय उन कहानियों के इर्द गिर्द घूमता था जो सांप सम्राट ने दक्ष को जमीन पर विजय और परी जैसी महिलाओं के बारे में बताई थी। लेकिन दक्ष जानता था कि वह लगभग हर चीज के बारे में शेखी बार रहा था। उसे अब और आश्चर्य भी नहीं हुआ क्योंकि वह सांप सम्राट को लंबे समय से जानता था और उसे समझता था। वह जानता था कि सांप सम्राट बिना किसी शर्म के किसी भी चीज के बारे में शेखी बार सकता है। यह उसके चरित्र की तरह था और दक्ष को कुछ अपनापन महसूस हुआ। उसे याद आया कि उसके पिछले जीवन में उसका एक दोस्त भी था जो बेशर्मी से शेखी बारने के मामले में बिल्कुल सांप सम्राट की तरह था। वह आदमी खूबसूरत मॉडलों के साथ डेटिंग करने और छुट्टियों में विभिन्न विदेशी देशों की यात्रा करने और कई अन्य चीजों के बारे में बात करता था। फिर भी दक्ष को वह आदमी मजेदार लगा क्योंकि उसे उस आदमी की कल्पना के अंश सुनना पसंद था। इसका यह भी मतलब था कि दक्ष के साथ खेलने के कारण उनके पास बात करने के लिए कभी भी चीजें कम नहीं होती थी और इस तरह मैं उस चुड़ैल से शादी करने से बच गया। जब तुम मेरे जैसे सुंदर हो तो जीवन कठिन है, लेकिन तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते। कोई नहीं समझ सकता, सांप सम्राट ने आह भरते हुए कहा। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं? दक्ष ने पूछा और उसने नाग सम्राट की ओर भौं सी कोड़कर देखा। आप सुंदर तो हैं, लेकिन केवल एक नश्वर की सीमा तक, जबकि इस राजा की सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। यही अंतर है, लेकिन आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं आपको दूसरे स्थान
स्थान पर रखूंगा। इस राजा के ठीक बाद जो पहले स्थान पर है यह एक अच्छी जगह है, भले ही पहले और दूसरे के बीच का आकाश और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा है। सांप सम्राट ने जवाब दिया, शश कोई आ रहा है। दक्ष ने जवाब दिया और उसने सांप सम्राट को अचानक चेतावनी दी क्योंकि उसने दरवाजे के बाहर कुछ अजीब हलचल महसूस की थी। सर्प सम्राट सतर्क होते ही चुप हो गया। कमरे का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति अंदर आया। यह एक लड़की थी जिसके बाल सुनहरे थे, उसकी पीठ पर अर्धपारदर्शी पंख थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे। उसके साथ एक और व्यक्ति भी अंदर आया। ये वही महिला थी जो शुरुआत में दक्ष को इस कमरे में लेकर आई थी। दक्ष को उम्मीद थी कि इस बार भी लड़की अकेली आएगी, लेकिन वह ये देखकर निराश हो गया कि वह एक अन्य डार्क फेरी के साथ आई थी क्योंकि इससे उसकी योजना में बाधा उत्पन्न हुई। उसने सर्प सम्राट को मानसिक रूप से यह संदेश भेजा कि अभी इंतजार करो, क्या तुमने इस बारे में चर्चा की है, तुम्हारी माँ ने क्या कहा। दक्ष ने कमरे में प्रवेश करते ही मिंगलैन से पूछा। वह उत्सुक था कि उसे कोई ईमानदार जवाब मिलेगा या नहीं। मंगलन ने दक्ष को देखा और भौं सिरने लगी। उसने इधर उधर देखा जैसे उसे किसी बात पर शक हो। क्या हुआ? दक्ष ने पूरी गंभीरता से पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसे एहसास हुआ कि उस समय कमरे में कोई और भी था या नहीं। मुझे इस कमरे में कुछ अजीब सी गंध आ रही है, इस कमरे में एक अजीब सी गंध फैली हुई है, क्या मेरे जाने के बाद कोई और यहाँ आया था? उसने चेहरे पर संदेह भरी नजर से दक्ष से पूछा। नहीं, अगर आपको मुझ पर शक है तो आप अपने गार्ड से पूछ सकते हैं, अगर आप चाहे तो कमरे की तलाशी भी ले सकते हैं, अगर आपको कोई मिले तो मुझे बताना। जहाँ तक खुशबू की बात है मुझे कुछ भी गम नहीं आ रही है, यह आपकी कल्पना हो सकती है, दक्ष ने कहा और आत्मविश्वास से भरे भाव से अपनी बाहें लाते हुए सहजता से मुस्कुराया। ठीक है, वैसे भी मेरे पास कुछ खबर है, यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ। माँ ने कहा है कि हम तुम्हारी बातों पर भरोसा करने और तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। हम तुम्हें वह देंगे जो तुम चाहती हो, लेकिन बदले में तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। मंगलन ने दक्ष से कहा, मुझे आपके कामों में कोई भरोसा नहीं दिखता, अगर आपको मुझ पर भरोसा होता तो आप उसके साथ गार्ड के तौर पर नहीं आती। मुझे लगता है कि आप किसी तरह मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं, दक्ष ने भौं सिकुड़ते हुए कहा। वह उसे दूसरी महिलाओं को बाहर भेजने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। मिंगलैन ने अपने साथ लाए महिलाओं की ओर देखा और फिर दक्ष की ओर देखा। ये सच नहीं है, वह सिर्फ मेरा साथ देने के लिए यहाँ आए हैं, मिंगलैन ने जवाब दिया। कार्य शब्दों से अधिक बोलते हैं राजकुमारी, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, मिंगलैन ने दक्ष को जवाब दिया। इससे पहले कि वह पीछे मुड़कर देखने लगे, मिहाहिस जकी जुल्कन, उसने अपने पीछे खड़ी महिला से कुछ कहा। दक्ष को नहीं पता था कि उसने क्या कहा, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि वह उसे बाहर इंतजार करने के लिए कह रही थी। उसे विश्वास था कि वह सही कह रहा था कि उन्हें उनकी जरूरत है और यही बात उसने अपने पक्ष में इस्तेमाल की ताकि लड़की को कमरे में अपने साथ अकेले में ले जा सके। नी महिला ने मिंगलैन को अविश्वास भरे स्वर में उत्तर दिया, जैसे कि वह उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मिंगलैन ने फिर से उनकी भाषा में बात करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर चली गई। मिंगलैन के आदेशानुसार उसके जाने के बाद महिला ने कमरा बंद कर दिया। क्या ये हमारे विश्वास को साबित करने के लिए पर्याप्त है? मिंगलैन ने दक्ष से पूछा। हाँ बिल्कुल, तो जो मैं चाहता हूँ उसके बदले में तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? दक्ष ने पूछा। ये कुछ ऐसा है जो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, सही समय आने पर आपको बता दिया जाएगा। हालांकि आपको ये जानने के लिए 1 या 2 सप्ताह इंतजार करना पड़ सकता है। अभी के लिए मैं आपको ये बताने आई हूँ कि हम आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और आपको भी हमारी मदद करने के लिए तैयार रहना होगा। मंगलन ने दक्ष से कहा। तो तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी? दक्ष ने फिर पूछा। अभी नहीं, मिंगलैन ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन जल्द ही, बस 1 हफ्ते तक इंतजार करो। ठीक है, हो सकता है कि आप मुझे अभी कुछ बातें ना बताना चाहे, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, इसे जीवन के अनुभव के रूप में ले। दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। ऐसा मत करो, उसने सर्प सम्राट से कहा। सांप सम्राट तुरंत कार्रवाई में जुट गया और उसने अपने रक्त कौशल का उपयोग किया तथा मिंगलैन को अंतरिक्ष में प्रतिबंधित कर दिया। मिंगलैन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है जब उसने महसूस किया कि कोई बल उसे अपनी जगह पर रोके हुए हैं। अब वह अपने होंठ भी नहीं हिला पा रही थी। सबसे पहले, मैं धैर्यवान व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे जल्द से जल्द वापस जाना है और मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। दूसरा, ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, मैं जाने से पहले तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। वह मिंगलैन के करीब चलने लगा। वह मिंगलैन के पास खड़ा होकर हृदय भक्षी कीट को बाहर ले आया। मिंगलैन की पुतलियां चौड़ी हो गई जब उसने कैटरपिलर जैसे कीट को देखा। ये छोटा लड़का कैटी है, उससे डरो मत, जल्द ही वह ऐसा व्यक्ति होगा जो तुम्हारे दिल में रहेगा, दक्ष ने कहा और उसने ना बायां हाथ बढ़ाया और मिंगलैन के ऊपर से दिल खाने वाले कीड़े को अंदर रख दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके कपड़े खराब हो जाए, क्योंकि इससे संदेह बढ़ेगा। जब कैटी ने मिंगलैन की छाती के अंदर ड्रिलिंग शुरू की तो दक्ष ने उसकी पोशाक को उसकी छाती से दूर खींच लिया ताकि थोड़े से खून से वह खराब ना हो जाए। भले ही कैटी किसी के दिल में बिना किसी दर्द के प्रवेश करने में सक्षम थी, लेकिन इसमें थोड़ा खून बहना शामिल था जो आमतौर पर कुछ सेकंड में ठीक हो जाता है। भले ही यह कुछ सेकंड का खून था, लेकिन दक्ष नहीं चाहता था कि यह मिंगलैन की ड्रेस को खराब कर दे। कैटी ने उसके दिल में प्रवेश करने के बाद बिस्तर से एक कपड़े का टुकड़ा लिया और अपना हाथ मिंगलैन की छाती में रख दिया और खून पहुंचने के बाद उसने उसकी पोशाक छोड़ दी। अब जब वह अंदर आ गया है तो मैं तुम्हें इसके बारे में और अपने बारे में बताऊंगा, दक्ष ने कहा और वह बिस्तर पर वापस चला गया। वह छोटा सा आदमी मेरी दुनिया का एक भयंकर जानवर है और यह मेरे साथ एक मानसिक कड़ी से जुड़ा हुआ है, इसका अपना एक दिमाग भी है, इसलिए अगर ये तुम्हें मेरे बारे में बुरा भला कहते हुए या ऐसी कोई बात कहते हुए सुन लेता है जिससे मैं मुसीबत में पड़ सकता हूं तो ये तुम्हें तुरंत मार देगा। अगर तुम इसे बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हें मार देगा। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें मारने के बारे में सोचूंगा तो ये तुम्हें मार देगा। संक्षेप में, तुम इससे बाहर नहीं निकाल सकते और तुम मेरे खिलाफ
कोई योजना नहीं बना सकते वरना तुम मर जाओगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसकी ताकत की एक झलक दिखा सकता हूँ, दक्ष ने दिल खाने वाले कीड़े के बारे में बताते हुए कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बंधनों से मुक्त करने जा रहा हूँ। यदि तुम मेरे कहने से पहले अपना मुंह खोलोगे तो तुम्हें अपनी छाती में अपने जीवन का सबसे भयानक दर्द महसूस होगा। यदि तुम कुछ सेकंड के लिए अपना मुंह बंद रखते हो तो मैं समझूंगा कि तुम मेरी बात सुनने और मेरे शब्दों का पालन करने के लिए तैयार हो। उसे मुक्त करो। उसने अपने विचारों का उपयोग करते हुए सर्प सम्राट से कहा। सांप सम्राट ने अपनी रक्त शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया और मिंगलैन को मुक्त कर दिया गया। जैसे ही मिंगलैन को मुक्त किया गया उसने अपना मुंह खोला। ये स्पष्ट नहीं था कि वह दक्ष से कुछ कहने वाली थी या मदद के लिए पुकारने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसके होंठ खुले उसे अपनी छाती में भयानक दर्द महसूस हुआ। वह दर्द से चीखने वाली थी, लेकिन दक्ष उसके सामने आ गया और अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। केवल सिसकारियां ही निकल पाई। मैंने तुमसे कहा था कि यह कोई खेल नहीं है, इसे एक चेतावनी के रूप में लो, अगली बार यह सीधे मौत होगी। दक्ष ने मिंगलैन के कानों में फूंसाया, मैं केवल वापस जाना चाहता हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, और जैसा कि मैंने कहा, जब मुझे वह मिल जाएगा जो मैं चाहता हूं तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा और मैं उस छोटे लड़के को वापस ले जाऊंगा। इसे मेरी बैकअप योजना के रूप में सोचो, क्योंकि मैं एक अज्ञात क्षेत्र में हूं, इसलिए मैं खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करूंगा। और मैं एक बात बताना भूल गया, अगर मैं मर गया तो तुम मर जाओगे। बस मेरे आदेशों को सुनो और जो जानकारी मैं चाहता हूं उसे साझा करो और हम दोनों खुशहाल जीवन जी सकते हैं। उसने फिर से कहा, जबकि वह मंगलन को अपनी बाहों में लिए हुए था। चुप, तुमने पहले ही दर्द महसूस कर लिया है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम समझ जाओगी कि क्या हो सकता है। मेरे इरादे अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम सहयोग नहीं करोगी तो परिणाम बुरे होंगे। दक्ष ने लड़की को छोड़ते हुए कहा और वापस बिस्तर पर चला गया। लड़की ने कुछ क्षण तक उसकी ओर देखा। तुम बोल सकती हो, दक्ष ने उससे कहा। जब उसने उसे घूरते हुए देखा, मुझे तुम पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। लड़की ने आह भरते हुए कहा, मैंने यही कहा था, अजनबियों पर भरोसा मत करो, वे खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेंगे, इसलिए मैंने भी तुम पर पूरा भरोसा नहीं किया। अब तुम्हारा जीवन मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, अगर मैं मर गया तो तुम भी मर जाओ। दक्ष ने मिंगलैन से कहा और उसकी ओर देखा। ठीक है, पहले ही काफी समय बर्बाद हो चुका है, मुझे बताओ कि यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है। क्या आपके पास वास्तव में वह वस्तु है जिसकी मुझे आवश्यकता है? साथ ही आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं और मुझे किस वस्तु की आवश्यकता है? मैं निष्पक्ष रहने की कोशिश करूंगा और सौदे के बारे में अपना पक्ष रखूंगा, और अगर यह मेरे लिए खतरनाक नहीं है तो आपकी मदद करूंगा। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि वह चीज़ क्या है, लेकिन हमारे देश में एक वस्तु के बारे में एक कहानी है जो अंतरिक्ष को नियंत्रित करने वाली एक तलवार के बारे में बताती है। मिंगलान ने उत्तर दिया, अब तुम कहानियों की बात कर रहे हो, मुझे लगता है तुम सच में झूठ बोल रहे थे, तुम्हारे पास वह नहीं है जो मुझे चाहिए। दक्ष ने निराशा में कहा, चेह, मुझे लगता है कि उस लड़की ने तुम्हें सच में बेवकूफ़ बनाया है। तुम किस तरह के आदमी हो जो एक सुंदर लड़की की बातों पर यकीन करते हो? इस राजा से सीखो, जितनी सुंदर महिला होती है वह उतनी ही अधिक वर्णनात्मक होती है। सांप सम्राट खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और बोलना शुरू कर दिया। उसे यह बात पसंद नहीं आई कि वह कमरे में अकेला था जबकि अभी भी बातचीत से बाहर था। किसने कहा? मिंगलैन ने आश्चर्य से कहा। जब उसने पीछे देखा तो हवा में एक सांप जैसा प्राणी उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके हाव भाव अजीब हो गए और वह दक्ष के करीब पहुंच गई और चेहरे पर डर के भाव के साथ उसे कसकर गले लगा लिया। क्या तुम सांपों से डरती हो? दक्ष ने मंगलन से पूछा जब उसने देखा कि वह डर के मारे उससे गले मिल रही है। सांप सम्राट पहले ही अपने मूल आकार में वापस आ चुका था। मुझे नहीं लगता कि तुम चुप रह सकते हो, भले ही तुम्हारी जान इस पर निर्भर हो। देखो तुमने क्या किया, तुमने उसे डरा दिया। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है, मुझे ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। यह लड़की स्पष्ट रूप से जानती है कि कैसे व्यवहार करना है। ये राजा ब्रह्मांड का सबसे भयानक प्राणी है, उसे इस राजा से डरना चाहिए। इसके अलावा ये राजा चुप क्यों रहेगा? क्या तुम्हें इस राजा की स्वर्गीय आवाज से जलन हो रही है? सांप सम्राट ने गर्व से कहा और हंसने लगा। मुझे कुछ बातें स्पष्ट करने दीजिए। सबसे पहले, केवल एक पागल व्यक्ति ही तुमसे ईर्ष्या करेगा। दूसरे, उसने मुझे मूर्ख नहीं बनाया, मुझे पहले से ही संदेह था। और अंत में, सभी सुंदर महिलाएं बुरी नहीं होती है, बस मिंगू और अन्य को देखो। दक्ष ने समझाया। उसने मिंगलैन को अपनी बाहों में भर लिया जो अभी भी का रही थी। शांत हो जाओ, वह हानिकारक नहीं है। वह छोटा सा लड़का बस डरावना दिखता है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं करेगा। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दक्ष ने उसे दिलासा देने के लिए उसकी पीठ सहला हुए कहा, वह मुझे नहीं खाएगा। मिंगलैन ने अपनी नजरें उठाई और दक्ष की आंखों में देखा। तुम्हें कौन खाएगा? तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो। सांप सम्राट ने झुंझलाहट में उसे देखते हुए कहा, देखा तुमने उसकी बात सुनी, वह तुम्हें नहीं खाएगा। इसके अलावा वह शाकाहारी है, वह मांस नहीं खाता। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम मेरे पास सुरक्षित हो। दक्ष ने शांत स्वर में कहा, वह नाद का नहीं है। मिंगलैन ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, नादा का क्या है? दक्ष ने चेहरे पर जिज्ञासा के भाव के साथ पूछा। वे पौराणिक प्राणी है जो डाक परियों को खाते हैं। मंगलन ने समझाया, आपने पहले ही कहा कि वे पौराणिक जीव है, इसलिए ये सिर्फ एक कहानी हो सकती है। उस आदमी को स्नैक मोना कहा जाता है, वह नाद का या ऐसा कुछ नहीं है और वह किसी को नहीं खाएगा। हम बहुत लंबे समय से साथ है और जड़ी बूटियों और अन्य सामग्रियों के अलावा उसने कुछ भी नहीं खाया है। दक्ष ने जवाब दिया। मिंगलैन ने दक्ष को आजाद किया और सांप सम्राट की ओर देखने लगी। वह अभी भी थी। दक्ष ने उसे हिम्मत देने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मिंगलैन ने अपना सिर हिलाया। विषय पर वापस आते हैं, मुझे बताएं कि इस मूर्खतापूर्ण
महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप मुझसे क्या करवाने की योजना बना रहे थे, उन्होंने पूछा और उन चीज़ों के बारे में सवाल पूछने लगे जो वे उसे करवाना चाहते थे। हमने आपको जो चाहिए वह देने के बारे में झूठ नहीं बोला, हालांकि हमारे पास वह नहीं है जो आपको चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि वह चीज़ कहाँ है। हमारे उद्देश्य एक ही है, अगर हमें वह मिला होता जो हम चाहते थे तो आपको भी वह मिला होता जो आप चाहते थे। मिंगलैन ने स्पष्टता से समझाया, अब और स्पष्ट मत बनो, तुम पहले से ही जानते हो कि यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा, अगर मैं असफल हुआ तो तुम मर जाओगे, याद रखना। दक्ष ने मिंगलैन की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, तो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वह दानव कबीले के हाथों में है। कहानियों के अनुसार दानव कबीले के पास हजारों सालों से वह चीज़ उनकी तिजोरी में है। यह उचित है कि यह उन्हें इस भूमि के बाहर उनके पूर्वजों से जोड़े रखता है। हम जो चाहते थे वह भी दानव कबीले से संबंधित था। दानव कबीला इस दुनिया का अधिपति है, वे भूमि पर शासन करते हैं और अपनी मर्जी से काम करते हैं। बात यह है कि दानव कबीला और हमारा डाक फेरी कबीला विपरीत पक्षों पर रहे हैं। भले ही हम कमजोर हैं, हम उनके उत्पीड़न का विरोध करते रहे हैं, लेकिन कुछ हफ्ते पहले दानव कबीले ने हमारे कबीले से कई लड़कियों का अपहरण कर लिया है और उन्होंने उन्हें सुरक्षित वापस करने के लिए एक शर्त रखी है, मंगलन ने कहा, क्योंकि उसने अपनी आंखों में नमी छिपाने के लिए नीचे देखा। क्या शर्त? दक्ष ने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा। उनकी शर्त यह है कि हमारा कबीला उनके कबीले के सामने आत्मसमर्पण कर दे और मैं दानव कबीले के युवा स्वामी की उपपत्नी बन जाऊं। उसने उत्तर दिया, मैं समझ गया, तुम जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि इससे तुम्हारे कबीले के लोग जो तब तक अपहृत हो चुके हैं खतरे में पड़ जाएंगे, लेकिन तुम लोग उनकी शर्तों से भी सहमत नहीं होना चाहते, तो तुम चाहते हो कि मैं उस जगह घुसपैठ करूं और लड़कियों को मुक्त करूं, क्या ये सही है? दक्ष ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। ठीक है, मिंगलैन ने जवाब दिया, आपको क्या लगा कि मैं जो आपके द्वारा हमला किए जाने के बाद 2 बार बेहोश हो चुका हूं, ऐसा कर सकता हूं? दक्ष ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब तुम बेहोश थे तो हम तुम्हें मां के पास ला रहे थे।